हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 1। इससे पहले हम शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं, क्विक रिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ, वीडियो को जरूर देखो। वेल, ऑब्जेक्टिव 1 की मैं कुछ बातें बता देता हूं। यहां पे तुम्हें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाले होंगे, जिसमें कि कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, हमारा काम बहुत आसान होता है, किसी भी एक आंसर पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। वेल, ऑब्जेक्टिव 2 की तरह तो नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। तैयार होना तुम लोग, पेन और पेपर होना चाहिए, बिकॉज हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और अगर इस पे फोकस आज से करना शुरू करोगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन चेंजेस। Its acceleration is constant but the velocity changes. Its velocity and acceleration both changes. क्या कहते हो तुम लोग? अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है विद द यूनिफॉर्म स्पीड तो क्या हो सकता है? चलो भाई, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। हाँ जी, किया ट्राई? आ जाए बात पे। सो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, एंड द कंडीशन इज गिवन दैट कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है। देखो, स्पीड की बात करी है उसने, अभी वेलोसिटी नहीं बोला है। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड है, तो सिर्फ यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, यहां पे वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। सो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जो कांस्टेंट है वो सिर्फ स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी आता है। हर पॉइंट पे आप देख सकते हो कि डायरेक्शन यहां पे चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या आता है, बताओ तो? Here, speed is constant but velocity is changing. अब वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है? हाँ, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो हम क्या बोलेंगे? हियर द स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, तो क्या बोले भाई साहब, अगर यहां पे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहां पे वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल है। वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल है। ये बोलते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट है, गलत बात है। ये बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, गलत बात है। ये बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या तुम लोग सहमत हो इसकी बात से? हाँ, बोलते हैं एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन का अता पता नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जरूर आएगा। सो यहां पे भी एक एक्सेलरेशन आता है विच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे भी क्या होगा? एक एक्सेलरेशन आता है जो कि ऑलवेज सेंटर की तरफ लगता है, नोन एज द सेंट्रीपिटल acceleration. Now at each and every point you can see the direction of this centripetal acceleration. इसके लिए डायरेक्शन इधर की तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हाँ, इस पॉइंट P पे अगर हमने देखा तो P पे देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स लाइक दिस। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बोल दूं तो चलता है? एक बार वर्टिकल सर्कल की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पे अगर आप देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल, या फिर मैं बोलूं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लीजिए इसको। दिस विल बी अ प्लस का एक्स एक्सिस, दिस विल बी अ माइनस का एक्स एक्सिस, दिस विल बी अ प्लस का वाई एक्सिस, एंड दिस विल बी अ माइनस का वाई एक्सिस।
So at each and every point you can see the direction of acceleration is changing. तो क्या यहां पे acceleration constant है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां पे velocity और acceleration दोनों चेंज हो रहा है? जी हां, बिल्कुल यहां पे velocity और acceleration चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यहां पे उनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ गए बात को? यहां पे क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड होता है ना। ये तो स्पीड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज हो गए हैं। सो डी इज द राइट आंसर। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। कर लिया नोट? पक्का? अरे वीडियो पॉज करके किया करो यार नोट, है ना। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोलता है? Two cars having the mass of m1 and m2 move in a circles of radius r1 and r2 respectively. If they complete the circle in equal time, now the ratio of their angular speed is, ठीक है, यहां पे एंगुलर स्पीड का जो रेशियो है वो आपको बताना है, यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो बताना है। ठीक है, सो फाइंड द रेशियो ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। चलिए जी, शुरू हो जाइए जल्दी से। क्या होगा रेशियो? यहां पे एंगुलर स्पीड्स का रेशियो बताना है आपको, 1:2। मतलब देखो, वो रेशियो नहीं दे रखा है, वो एंगुलर स्पीड बोल रखी है। तो पहली का एंगुलर स्पीड ऑफ 1 और एंगुलर स्पीड ऑफ 2, इन दोनों का रेशियो चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे दोगे रेशियो भाई? कैसे दोगे रेशियो? टाइम सेम है यहां पे। एक बार ट्राई कर लो खुद से, फिर देखते क्या आता है आंसर। हो गया? सो एक कार जिसका मास m1 है, तो लेट्स से मैंने मान लिया ये कोई गाड़ी है जिसका मास है m1। ये सेंटर से सर्कुलर पाथ फॉलो करती हुई जा रही है। ठीक है, एंड एक और है गाड़ी जो m2 है, जो कि इसका रेडियस तो r1 हो गया। एक गाड़ी और है जो कि r2 रेडियस पे, तो r2 रेडियस को मैं यहीं कहीं अंदर बना लेता हूं। नहीं, यहां नहीं, यहां से बना ले। देखो, ये m2 वाली गाड़ी, ये r2 वाला रेडियस, और ये r2 का सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब दोनों गाड़ियों को सर्कुलर पाथ फॉलो करने में इक्वल टाइम लग रहा है। दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम। जितने टाइम में इसने अपना सर्कल कंप्लीट किया, उतने टाइम में ये भी अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। यानी कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, जितने टाइम में इसने अपना एक सर्कल कंप्लीट किया, अगर कोई पार्टिकल अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, सो दैट टाइम इज नोन एज द टाइम पीरियड। बताया था ना ये वाली बात। अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो जो उसको टाइम लगता है, इट विल बी योर टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां पे इसका टाइम पीरियड t1, इसका टाइम पीरियड t2। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मैंने बोला t1 इज इक्वल्स टू t2 है भाई। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली टाइम को क्या लिखते हो आप लोग? टाइम को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब आप एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कितना डिस्टेंस चलेंगे? बोलिए जरा, क्या 2 पाई इंटू r1? मान लीजिए आपकी स्पीड यहां पे v1 है, या फिर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, 2 पाई r1 अपॉन v1। मान लीजिए इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो मैंने बोला इसका स्पीड v1 हो जाएगा, इसका स्पीड v2 हो जाएगा। मैं एक और बात समझाना चाहता हूं आपको। तो यहां से 2 पाई, देखो एक रिलेशन तुम्हें पता होगा, दैट v इक्वल्स टू ओमेगा r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। बोलता है v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो v की जगह यहां लिख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। तो यहां पे देखो v1 की जगह ओमेगा 1 r1, r1 से r1 मर गया, 2 पाई बाई ओमेगा 1। ओमेगा 1 क्या है? इसका एंगुलर वेलोसिटी, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 1। इधर आओ, इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 बन जाएगा, तो इसका रिलेशन बनेगा t2 इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 2। इसका रिलेशन बना टाइम 1, t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 1। इधर बनता है 2 पाई बाई ओमेगा 2। बोला है t1 और t2 दोनों बराबर है, सो 2 पाई बाई ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 हो जाएगा।
एंड फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली से कि यहां पे ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 है। तो अगर आप ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 करने की कोशिश करते हैं, यू गॉट द आंसर एज 1। अगर आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, यानी कि हमारा टाइम पीरियड का रेशियो, सॉरी एंगुलर स्पीड्स का रेशियो आ गया है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल लीजिए। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। दोनों के बीच का रिलेशन लगता है ये वाला। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, एक चक्कर काटने में जिसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 2 पाई का है। एक चक्कर काटने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 2 पाई का होता है। तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग। एक चक्कर काटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे भी कर लो इसको। ठीक है, समझ आ गई कहानी? नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? बढ़ सकते हैं ना आगे? तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोलता है, आओ देखें। Well, according to the question number 3, a car moves at a constant speed on a road as shown in the figure. आप देख सकते हो यहां पे रोड के ऊपर एक कार कांस्टेंट स्पीड, देखो उसने फिर से बोल दिया कांस्टेंट स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड फिक्स कर रखी है यहां पे उन्होंने। The normal force by the road on the car is NA and NB. यहां पे 2 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, A और B। बोला गया A पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो NA होगा, B पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो NB होगा, when it is at the points A and B respectively। तो आपको बताना है NA और NB के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो इक्वल है, क्या NA बड़ा है NB से या NA छोटा है NB से, या फिर आपके पास जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है। क्या कहोगे इसके बारे में? जरा सोचो एक बार। सोच लिया? पक्का? ओके। अब मैं अगर बात करूं ए और बी पे, तो पहली बात तो देखता हूं कि अगर कोई गाड़ी ए और बी पे आती है तो होता क्या एक्चुअल में। जब कोई गाड़ी यहां पे आएगी तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगे। सपोज कीजिए कार ए पॉइंट पे आ गई, तो ए पॉइंट पे उसके ऊपर लगेगा नीचे mg बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। नॉर्मल फोर्स या फिर बोलो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे RA या फिर NA से लिख देता हूं इसको मैं। नॉर्मल रिएक्शन को NA लिख दिया मैंने ए पॉइंट पे, क्योंकि कार एक आर्क फॉलो कर रही थी, तो कार के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग सकता है ऊपर की तरफ। कार एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो यहां पे कार के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज mv²/r। सेम कहानी बी पॉइंट पे आके ले जाओ, तो यहां पे भी इक्वेशन बोलोगे कि ये सर्कुलर आर्क फॉलो कर रही है, mg will act in the downward direction, reaction at the point B is NB and the centrifugal force, centrifugal force की बात कर रहा हूं मैं, it is your mv²/r। लेकिन ध्यान रखना यहां पे A का रेडियस और B का रेडियस दोनों में डिफरेंस है। A का जो आर्क है वो कैसा है, देखो तुम दिख रहे हो, तुम्हें छोटा आर्क बना है, मतलब इसका रेडियस ज्यादा होगा, वहां पे आर्क लेंथ ज्यादा है। अरे वही बोलते हो ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहां पे तुम देख सकते हो इसका रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द दिस वन, बिकॉज इसका कर्व कम है। जिसका कर्व ज्यादा होता है उसके लिए रेडियस ज्यादा डिफाइन की जाती है, जिसका कर्व कम है उसके लिए रेडियस कम डिफाइन की जाती है। तो तुम्हें पता ही है बेसिकली, है ना। सो यहां पे ए पॉइंट पे रेडियस ज्यादा है, बी पॉइंट का रेडियस कम होगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं रेडियस एट ए इज ग्रेटर देन रेडियस एट बी। तो यहां पे अगर इक्वेशन को लिखा जाए तो दिस कैन बी रिटन एज NA plus mv²/r A equal to mg. So NA equal to mg minus mv²/r A. Similarly, जो B की इक्वेशन बनेगी वो भी यही बनेगी। तो सिमिलरली NB equal to mg माइनस में mv²/rb। तो Na आ गया, Nb आ गया है। अब Ra Rb से बड़ा है, अगर Ra बड़ा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। अगर Ra बड़ा है, ये Ra बड़ा है तो ये कंप्लीट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कंप्लीट वैल्यू डिक्रीज होगी तो Mg में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। Rb अगर छोटा है
तो कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, और mg में से कुछ बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो nb का वैल्यू कम हो जाएगा। mg में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, mg में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे, तो मैं जानता हूं na जो होगा वो बड़ा होगा nb से, तो रिलेशन मेरा आ सकता है दैट na इज ग्रेटर देन nb। सो द रिलेशन कैन बी रिटन एज दैट na इज ग्रेटर देन nb, जो मुझे बी ऑप्शन में मिलता है। जरा चेक कर लीजिए क्या यही आंसर है आप लोगों का भी। हो गया सॉल्व? क्लियर है कहानी? पक्का? चलिए भाई, तो बहुत बढ़िया, समझ आ गई होगी बातें। बस ये आर्क की कहानी समझना जरूरी थी कि यहां पे इसका आर्क छोटा बन रहा है तो रेडियस इसका ज्यादा ही होगा। बड़े आर्क में रेडियस जो होता है वो छोटा हो जाता है, बड़े आर्क में रेडियस जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये थी कहानी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। सब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, आओ देखें। A particle of mass is observed from an inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with a uniform speed v. The centrifugal force on it is। एक पार्टिकल जिसका मास m है, इसको आपने ऑब्जर्व किया फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। उसने डिफाइन किया इस बार आपको कि खुद को नॉन इनर्शियल फ्रेम में मत मानो, क्योंकि अभी तक आप पूरी कहानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से डिफाइन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब अपनी कहानी को इस बार नॉन इनर्शियल फ्रेम से डिफाइन करना, और देखा कि वहां पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस r है विद द यूनिफॉर्म स्पीड v। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इनर्शियल फ्रेम होता है ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़े होके मैंने देखा, अरे ये क्या हो गया, ग्राउंड पे खड़े होके मैंने देखा कि कोई पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस r। तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या कहानी होगी यहां पे। अब आपने इस पार्ट को ऑब्जर्व करा फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप खड़े हैं ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे खड़े होके अब आपने ये ऑब्जर्वेशन की है। दिमाग लगाओ अब, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार क्या हो सकता है, ठीक है। मसल ज्यादा बन गए क्या, ठीक है, दिमाग लगाओ, सोचो जरा कि क्या हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल की कहानी का। सोचो जरा, क्या वो mv²/r होगा टुवर्ड्स द सेंटर, क्या वो mv²/r होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या वो mv²/r होगा अलोंग द टेंजेंट। ना ये तो काट देना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। टेंजेंट के अलोंग कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग सकता है, या फिर वो जीरो होगा। सोच लिया तुमने, सभी ने सोच लिया? क्या बोलोगे तुम लोग? हम बोलेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक तरह का सूडो फोर्स है, और ये एग्जिस्टेंस में कब आएगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है? जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हैं। मान लीजिए अगर हम ग्राउंड की जगह इस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाते, अगर हम ग्राउंड की जगह इस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाते तो क्या होता? अगर मैं ग्राउंड की जगह उस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाता तो मैं एक फोर्स को फील करता, मैं एक फोर्स को फील करता बाहर की तरफ, मैं एक फोर्स को फील करता बाहर की तरफ, जो मुझे दिखाई नहीं देता है कि किसकी वजह से लग रहा है। ना तो कोई मुझे बाहर खींच रहा है, ना कोई कुछ ऐसा हो रहा है, बस मैं फील करता हूं कि एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये जो फील करने वाला फोर्स है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन लगा रहा है वो फोर्स, नहीं पता चलता सर कौन लगा रहा है फोर्स, कोई भी नहीं लगा रहा है, लेकिन फील हो रहा है मुझे एक फोर्स बाहर की तरफ। ये फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका एक सूडो फोर्स है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तभी एग्जिस्टेंस में आएगा ये। तो सूडो फोर्स तभी आता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आप इनर्शियल फ्रेम में हो, और जब भी आप ग्राउंड पे हो यानी इनर्शियल फ्रेम में हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे जीरो होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आता है जब आप कौन से फ्रेम में हो? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो।
पिछले क्वेश्चन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया था, यानी कि मैं गाड़ी के अंदर था। समझे बात को? पिछले क्वेश्चन में भी जब मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया तो मैं ये मानता हूं कि मैं गाड़ी के अंदर हूं, उसके बाद कहानी को डिफाइन करते हैं फिर हम लोग। तो इस केस में बोलोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अगर मैं पार्टिकल के ऊपर होता तो, अगर मैं इस मास ऑब्जेक्ट के ऊपर होता तो मेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता अवे फ्रॉम द सेंटर mv²/r। लेकिन क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूं, मैं हूं इनर्शियल फ्रेम में, तो मेरे लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 है। ठीक है, अगर आप इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तो आपके लिए एक फोर्स यहां पे लाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल है, एक सेंट्रीपिटल है। तो इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीपिटल की कहानी आती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल की कहानी आती है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता सेंट्रीपिटल लो या सेंट्रीफ्यूगल लो, बस अपना फ्रेम जरूर डिफाइन करना वहां पे। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो सेंट्रीफ्यूगल की कहानी लगा दो, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सेंट्रीपिटल लगा देना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलेगा हमसे, आओ देखें। क्वेश्चन 5 हमसे बोलता है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है रोटेट करता है अबाउट द z एक्सिस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। इट इज व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द z एक्सिस with a uniform angular speed omega naught, the centrifugal force on the particle is। So बोला गया कि एक मास पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है about the z axis in a circle of radius a with a uniform angular speed omega, और इसको जब आपने किसी रोटेटिंग फ्रेम से देखा जो कि रोटेट कर रहा है about the z axis with the angular speed omega naught, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा पार्टिकल के ऊपर ही आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना। कर लिया ट्राई? क्या बोलोगे आप लोग कि यार अगर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है अबाउट द z एक्सिस, मैं तो नहीं बोलता हूं z एक्सिस, मैं तो बस नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूं, जस्ट समझ लेना बात को। अगर मैं यहां पे हूं, मैं एक पार्टिकल को देख रहा हूं जो कि रोटेट कर रहा है यहां पे, द पार्टिकल मास रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ठीक है, सो क्या होगा, एक पार्टिकल जो कि अबाउट द z एक्सिस मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और यहां पे आपने इसको व्यू किया फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द z एक्सिस। आप भी इसको देखो एक ऐसे फ्रेम से जो कि z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मैंने बोला लेट्स से मैं ये रहा, मैं यहां से इस फ्रेम से इसको देख रहा हूं जो कि इस बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है, ये रहा मैं। ठीक है, मैं कहा हूं, ये रहा एक ऐसे फ्रेम में जो कि खुद यहां पे रोटेट कर रहा है, ये मैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसे फ्रेम में हूं जो खुद एक रोटेट कर रहा है। इस वाले के लिए जो अंदर वाला पार्टिकल था जिसका मास m है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इसका रेडियस यहां पे a डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा। मैं कितने से कर रहा हूं, मैं ओमेगा नॉट से कर रहा हूं, तो मैं यहां पे ओमेगा नॉट से। तो जरा बताइए इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, सोचो जरा। सोच लिया? क्या बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? कितना सिंपल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी बता देते। लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर m ओमेगा a स्क्वायर है ना, यही तो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही करके तुम ए ऑप्शन को टिक कर लेते ना, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना कि गलती क्या होती है यहां पे, कि आप जब भी सेंट्रीफ्यूगल की बातें करोगे तो याद रखो सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है यार। सेंट्रीफ्यूगल इज व्हाट? इट्स अ सूडो फोर्स। और अगर कोई सूडो फोर्स की बातें कर रहा है तो याद करो, जब तुम एक चलती हुई बस में से किसी ऑब्जेक्ट को देखते थे तो तुम्हें वो ऑब्जेक्ट पीछे जाता हुआ दिखता था। कितनी स्पीड से? जितनी स्पीड से तुम्हारी बस आगे जाती थी, तुम्हें वो पार्टिकल उतनी स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखता था। तुम्हारी स्पीड मैटर करती है, पार्टिकल की स्पीड मैटर नहीं करती। यहां पे समझे बात को, तुम्हारी स्पीड मैटर करती है, पार्टिकल की स्पीड मैटर नहीं करती है। यहां पे पहले केस में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में या फिर उससे भी पहले वाले क्वेश्चन में हम उस पार्टिकल के ऊपर खड़े हो गए थे आके। समझो ना बात को।
अभी तक के जो भी केसेस हुए उसमें आप उस पार्टिकल के ऊपर आके खड़े हो गए। अब जब आप उस पार्टिकल के ऊपर आके खड़े हुए इसलिए आपको भी वही स्पीड मिली जो पार्टिकल की स्पीड थी, लेकिन इस बार आपकी स्पीड कुछ और है। इस बार आप पार्टिकल के ऊपर खड़े नहीं हुए आके, आप पार्टिकल से अलग हैं। अब पार्टिकल को देखोगे तो पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगता हुआ दिखेगा डेफिनेटली आप लोगों को। पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगता हुआ दिखेगा आप लोगों को डेफिनेटली, लेकिन वो सूडो फोर्स कहां की तरफ लगाएंगे, मतलब सॉरी कितना मैग्नीट्यूड का होगा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन वगैरह की उसने बातें नहीं बोली, तो मैं डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या बोलते हो तुम लोग? वैसे तो तुम अगर घूमते रहोगे तो तुम्हें ये पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स दिखाई देगा, बट वो कितना होगा? एम ओमेगा नॉट ए स्क्वायर। क्या ये बात बोल सकता हूं कि इस पार्टिकल के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा, इट विल बी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू ए। क्या ये बात सही रहेगी? क्या ये बात डिफाइन करना ज्यादा बेटर है? बिकॉज जब भी आप सूडो फोर्स की कहानी लगाते हो तो आप हमेशा अपनी जो आपकी खुद की स्पीड है उसको मानते हो ना। जब भी आप सूडो फोर्स की कहानी लगाते हो आप देखते हो कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो। जितनी स्पीड से आप आगे जाओगे उतनी स्पीड से आपको ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं इधर ओमेगा नॉट से आगे की तरफ जा रहा हूं तो मुझे ये पार्टिकल पीछे जाते हुआ दिखेगा ओमेगा नॉट से। अगर मैं ओमेगा नॉट से आगे जा रहा हूं तो मुझे ये पार्टिकल पीछे जाते हुआ दिखेगा ओमेगा नॉट से। हालांकि इसके पास भी वेलोसिटी तो कुछ रिलेटिव की कहानी लगती है, लेकिन हां सेंट्रीफ्यूगल में तो सिर्फ आपकी वेलोसिटी मैटर करती है। पार्टिकल के पास ओमेगा आगे की तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं फ्रेम की बात सूडो फोर्स की बात करता हूं तो जो मैटर करता है वो है मेरी वेलोसिटी। जो मैटर करता है वो है मेरी कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसको। तो मैं अगर ओमेगा नॉट से आगे जा रहा हूं तो मुझे ये ओमेगा नॉट से पीछे जाता हुआ दिखना चाहिए। उस केस में इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। कितना लगेगा? एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे लिख लेना कि जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन करोगे तो यहां पे फॉर्मूले में आपको ऑब्जर्वर की स्पीड चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? ऑब्जर्वर्स की स्पीड चाहिए, ना कि उस ऑब्जेक्ट की जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसकी स्पीड कितनी भी हो, भले वो रेस्ट पे होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो समझ रहे हो ना, वो रेस्ट पे भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपना घूम रहे हैं ना, बढ़िया। हमारा घूमना मैटर करता है, हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यहां पे बी वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये मैटर करता है कि यहां पे ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट ऑब्जर्वर की स्पीड है, वो ज्यादा मैटर करती है रादर देन इस पार्टिकल की खुद की स्पीड से। ये वाला एग्जांपल आपने देखा था, जितनी स्पीड से आप आगे जाओगे उतनी स्पीड से पेड़ आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा। अब फर्क नहीं पड़ता है कि पेड़ रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है। समझते हो ना बात को? पक्का ना? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, कर लिया नोट? बढ़े आगे अब हम। चलिए आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलेगा हमसे, और देखें। अ पार्टिकल इज केप्ट fixed on a turntable rotating uniformly. As seen from the ground, the particle goes in a circle. Its speed is 20 centimeter per second and the acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to a new position to make the radius half of the original value. The new values of the speed and the acceleration will be. तो बोला गया एक पार्टिकल को आपने फिक्स किया टर्न टेबल। टर्न टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो कि घूम सकता है गोल गोल। ठीक है, वो टेबल गोल गोल घूम सकता है। तो यहां पे आपने देखा, ग्राउंड से देखा, देखो उसने डिफाइन किया कि आप कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल में है। तो यहां पे सूडो फोर्स की कहानी मत लगा देना, सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा यहां पे। ग्राउंड से देखा तो आपको स्पीड दिखी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, एक्सेलरेशन मिला 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और पार्टिकल को अब आप क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो एक नई पोजीशन पे, जिससे कि रेडियस आधा हो जाए। तो नई वैल्यू बताइए एक्सेलरेशन की और स्पीड की कितनी होगी। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में फॉलो करता है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन होता है। हाँ, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन नहीं ना, यूनिफॉर्म स्पीड है अभी। एक्सेलरेशन यहां पे जो आएगा अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में फॉलो करे, जैसे सपोज करो ये हमारा वो हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, ये हमारा वो हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, और इस हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल के ऊपर मैंने यहां पे क्या रखा है, एक पार्टिकल को रख दिया है, इसका सेंटर है। तो इसकी जो स्पीड है
टेंजेंशियल स्पीड जो है वो है v इनिशियल विच इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a इनिशियल विच इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। इनिशियली रेडियस मान लीजिए r है, इनिशियली रेडियस जो है वो r है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है गोल गोल, तो इनिशियल रेडियस मैंने r बोल दिया जो मुझे नहीं पता कितना है। उन्होंने बोला कि रेडियस को आधा कर दिया जाए, रेडियस को आधा कर दिया जाए, तो जरा बताइए कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और फाइनल एक्सेलरेशन कितना होगा। ये दो चीजें आपको सोचनी है। सोचो जरा क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम लोग, ट्राई करें। आ जाओ भाई, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार खुद से, करना हो तो, बाकी तो हम बताएंगे इसी फिर। करिए ट्राई, आ जाए अब। ओके, बोला गया कि यार अब आपने इसका रेडियस आधा कर दिया, तो अभी क्या टेबल चेंज कर दी क्या हम लोगों ने? नहीं, टेबल तो वही है, अभी भी टेबल अभी भी वही है। पार्टिकल को बस यहां पे रख दिया है जिससे कि जो रेडियस है वो r/2 हो गया है। पार्टिकल अभी भी सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, रेडियस बस आधा हुआ है। यार जितनी स्पीड से, जितनी एंगुलर स्पीड से पार्ट टेबल पहले घूम रहा था, आज भी उतनी ही एंगुलर स्पीड से घूमेगा। क्या टेबल को चेंज किया हमने? नहीं। तो टेबल जितनी एंगुलर स्पीड से पहले घूम रहा था, आज भी वो उतनी ही एंगुलर स्पीड से घूमेगा। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये पार्टिकल फॉलो करेगा। ओमेगा तो सेम है, ओमेगा तो सेम है भाई, एंगुलर स्पीड सेम रहती है भाई, उसको छेड़खानी नहीं की तुमने। उसको टाइम पीरियड से मतलब होता है, बिकॉज यू नो बेटर ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। तो एंगुलर स्पीड को तो टाइम पीरियड से मतलब है, अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं करते हो तो वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। सो एंगुलर स्पीड को मतलब किससे है? मतलब है टाइम पीरियड से, ठीक है। तो ओमेगा तो सेम है दोनों सिचुएशन में, यानी कि पार्टिकल के पास एंगुलर स्पीड सेम रहेगी। पार्टिकल के पास एंगुलर स्पीड पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है। पार्टिकल की एंगुलर स्पीड भी सेम रहेगी बिकॉज वो टेबल के साथ गोल गोल घूम रहा है। फिक्स किया ना आपने, फिक्स किया इसको। तो जितनी एंगुलर स्पीड से टेबल गोल गोल घूमेगा, पार्टिकल भी उतनी एंगुलर स्पीड से गोल गोल घूमेगा। दोनों केसेस में यही है, इनिशियल और फाइनल दोनों सिनेरियो में यही चल रहा है। बस फाइनल वाले में रेडियस को आपने आधा कर दिया है और फाइनल वेलोसिटी मांग रहे हो। तो एक रिलेशन तुम्हें पता है दैट v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। इस रिलेशन का यूज करता हूं और लिखता हूं दैट v इनिशियल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू आर इनिशियल, v फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इंटू आर फाइनल। तो यहां से दोनों को डिवाइड कर दें आपस में। जब दोनों का आपस में डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? इनिशियल एंगुलर स्पीड फाइनल एंगुलर स्पीड सेम है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 है। फाइनल वाली मुझे फाइंड आउट करनी है। इनिशियल रेडियस r था, फाइनल रेडियस r/2 है, तो ये r/2 हो गया था। r से r मर जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा कितना? यहां सॉल्व कर दूं आगे की तरफ इसको, 20/v फाइनल इज इक्वल्स टू 2। सो v फाइनल का जो वैल्यू बनता है वो मिलता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। यानी कि सेकंड वाले फाइनल वाले केस में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। तो ये 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं चलेगा, काट देना इसको। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है हम लोगों को। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो एक ही टाइप का एक्सेलरेशन हमारे पास आता है जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हो। सेंट्रीपिटल बोलूंगा, फ्यूगल वाली बातें मत करना, बिकॉज आप यहां पे कहां है? ग्राउंड पे है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां पे a इनिशियल अपॉन a फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर अपॉन ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इंटू आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एंगुलर स्पीड सेम थी दोनों केसेस में, बिकॉज टेबल सेम स्पीड से ही घूम रहा था और टेबल के साथ पार्टिकल भी सेम स्पीड से घूम रहा था।
इनिशियल एक्सेलरेशन जो था वो 20 था, फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वही कहानी यहां पे आ जाएगी 2 वाली, क्योंकि आर इनिशियल आर था, आर फाइनल आर बाई 2 था। यही कहानी जो यहां लगाई थी, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल 2 बनता है, तो मैंने भी वही बोला आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल 2 बन गया, बिकॉज आर इनिशियल था आर फाइनल था आर बाई 2, तो 2 बनेगा। तो यहां से फाइनल एक्सेलरेशन जो बनेगा इट विल बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So final acceleration comes out be 10 centimeter per second square and the final speed comes out be 10 centimeter per second. So I think A is the right answer here. तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट? समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आनी चाहिए सारी कहानी। यहां पे ओमेगा सेम रहेगा क्योंकि ओमेगा को सिर्फ टाइम पीरियड से मतलब है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम है। उन्होंने बोला कि रेडियस को आधा किया है, टेबल को आधा नहीं कर दिया तुमने, ठीक है। टेबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, टेबल अभी भी गोल घूम सकता है। टर्न टेबल की बात अच्छी ये है कि वो रोटेट कर सकता है ऐसे, तो जो पहले वो जितनी स्पीड से रोटेट कर रहा था आज भी उतनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, क्योंकि टेबल के साथ तुमने कोई छेड़खानी नहीं की है। पार्टिकल का बस रेडियस आधा किया है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया तुमने। उसकी वजह से उनकी स्पीड जो होती है वो कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड इनिशियल थी 20, फाइनल होगी 10, इनिशियल एक्सेलरेशन 10 से 20 से 10 पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो हमसे बोलता है वाटर इन अ बकेट इज व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position. तुमने देखा होगा अक्सर कि एक बाल्टी को अगर धागे से, रस्सी से बांध दो और बाल्टी के अंदर पानी भर दो, तो ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करना, बाल्टी को ऐसे ऐसे बाल्टी को गोल गोल घुमाने की कोशिश करना। पानी थोड़ा बहुत गिरेगा पर ज्यादा पानी नहीं गिरेगा बाल्टी से, नहीं तो बाल्टी को अगर ऐसे उल्टा कर दो तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसी बाल्टी को अगर एक रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्कल में गोल गोल घुमाओ तो वो पानी नहीं गिरता है। क्यों भाई? बाल्टी को अगर, पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं तो वो पूरा पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी बाल्टी को मैं रस्सी से बांध के ऐसे वर्टिकल सर्कल में गोल गोल घुमाऊं तो बाल्टी ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। तो जब बाल्टी ऊपर जा रही थी तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरा? फिर ये सोचने वाली बात है यार। तो इसके लिए क्या कहते हो? उन्होंने बोला कि आपने क्या कंक्लूड किया यहां से? हमने कंक्लूड किया कि एट द टॉप मोस्ट पोजिशन mg जो है वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। mg बड़ा होता है, mg बड़ा नहीं होता है, यानी कि mg छोटा होता है इससे, और mg जो है कभी छोटा नहीं होगा mv स्क्वायर बाय, इज नॉट लेस देन mv स्क्वायर बाय आर। देखो भाई mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर और mg इज नॉट लेस देन mv स्क्वायर बाय आर, और ये बोलते हैं mg इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है भाई, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा वो हमें बताना है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है वो हमें बताना है। तो बताओ भाई क्या हो सकती है कहानी? सोच लिया कुछ? चलिए भाई, डायग्राम बनाए सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट का। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये हमारी वो बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी के अंदर है पानी। ये बाल्टी का वो हैंडल, कुंडा जो होता है ना, तो बाल्टी के अंदर तो पानी है भाई, पर बोला गया ये पानी जो है वो गिर नहीं रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने इस बाल्टी को एक रस्सी से बांधा है और आप इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इस बाल्टी से पानी गिरता नहीं है। क्यों? क्यों भाई? तो इस बाल्टी के अंदर पानी है तो इसका कुछ मास होगा। बाल्टी के अंदर अगर पानी है तो इसका कुछ मास होगा। तो लेट अस फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बाल्टी। तो पहला फोर्स जो है इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज द टेंशन टी, क्योंकि आपने इसको रस्सी से बांध रखा है। अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बाल्टी इज द mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर क्योंकि ये बाल्टी एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो इस बाल्टी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो इस बाल्टी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। इसकी वेलोसिटी v है तो mv स्क्वायर बाय आर, वेयर r इज द रेडियस। ठीक है, तो जस्ट फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए यहां पे, तो बोलेंगे t प्लस mg, t प्लस mg
इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो एक बात समझ आती है मुझे यहां से, क्या कि जो एम वी स्क्वायर बाय आर है ना, वो कब मिलता है, जब मैं mg में कुछ वैल्यू को ऐड करता हूं। एम वी स्क्वायर बाय आर मुझे तब मिलेगा जब mg में कुछ वैल्यू को ऐड करते हैं, यानी कि ये जो टर्म है एम वी स्क्वायर बाय आर वो बड़ा है mg से। और यही वजह है कि ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द नीचे लगने वाले फोर्स से। ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द नीचे लगने वाले फोर्स से, तो मैं बोल सकता हूं कि बाल्टी का जो पानी है ना, वो इसलिए नीचे नहीं गिरता है क्योंकि बाल्टी का पानी बाल्टी के अंदर है जो कि एक्सेलरेट कर रही है। बाल्टी का जो पानी है वो इस बाल्टी के अंदर है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। और जब ये बाल्टी एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो ये बाल्टी कैसी फ्रेम है, बोलो। ये बाल्टी जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इस बाल्टी के अंदर जो है पानी, उसके ऊपर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जब कभी आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हो तो आपके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब पानी की जगह आप लोग होते तो आपके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता। तो यहां बाल्टी के अंदर पानी है, पानी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसकी वजह से पानी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया है। पानी का मास m था तो mg नीचे लग गया। मैंने देखा कि यहां पे mv स्क्वायर बाय आर mg से बड़ा है, mv स्क्वायर बाय आर mg से बड़ा है, तो मैंने बोला भाई mv स्क्वायर बाय आर बड़ा है mg से, इसलिए पानी नीचे नहीं आ रहा है, पानी ऊपर रहने की कोशिश करता है। इसलिए पानी नीचे नहीं आ रहा है, पानी ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। सॉरी, उल्टा लिखिएगा। mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर। यहां पे कहानी क्या बोलती है कि mg जो है वो mv स्क्वायर बाय आर से छोटा है। तो पहले देखो यहां पे क्या बोला है, mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर, यानी कि mg जो है वो लेस देन है mv स्क्वायर बाय आर से। ये रही कहानी में, ठीक है, समझ के बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया ना तुम लोगों को, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कर लिए नोट, बढ़े आगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। और अगला सवाल हमसे क्या बोलता है, A stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of the string at the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move. क्या होगा? तुमने बचपन में ये चीज जरूर की होगी कि एक पत्थर से रस्सी को बांध के उसको ऐसे गोल गोल घुमाते थे, ठीक है। थोड़ा सा सोचा हो तुमने, थोड़ा बहुत देखा होगा कि कुछ लोग कैसे करते थे, जब जैसे पतंग उड़ाने की टाइम आता था तो किसी की पतंग में रस्सी डालनी होती थी, तो कैसे करते थे, उसको पत्थर से बांध के फिर ऐसे पत्थर फेंकते थे, तो तुम्हारा धागा उस पतंग के धागे के साथ उलझ जाता था जाके, तो ऐसे वो पतंग लूटने वाला काम हो जाता था, है ना। कुछ ऐसी चीजें होती थी यार, तुम किया होगा तुमने, है ना। मैंने तो नहीं किया, बस देखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने तो देखा है, इसलिए बस मुझे वहां पे देख देख के ख्याल आया कि ऐसी चीजें हो रही है वहां पे। तो तुमने भी देखा होगा। तो क्या होता है बेसिकली कि एक पत्थर है, पत्थर से तुमने एक रस्सी को बांध दिया और अब इस पत्थर को तुम क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। अब इस पत्थर को तुम लोग क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है भाई। अब जब मैं इस पत्थर को गोल गोल घुमाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं इस पत्थर को गोल गोल घुमाऊंगा तो क्या होगा, यहां पे पत्थर के ऊपर लगेगा mg, यहां पे पत्थर के ऊपर लगेगा टेंशन। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि मैं कौन से फ्रेम में हूं, मैं अगर पत्थर के ऊपर हूं तो यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पत्थर के ऊपर लगेगा mv स्क्वायर बाय आर। सॉरी mg नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन कराते भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, अभी वर्टिकल मोशन पे आ जाओगे तो लोचा हो जाएगा थोड़ा सा, वर्टिकल मोशन ही, हॉरिजॉन्टल पे चलने तो भी सिंपल रहेगी कहानी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन तुमने कराया, यानी कि पत्थर को ऐसे पकड़ा और ऐसे 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 गोल गोल घुमाया, ठीक है, पत्थर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया। अब क्या हो रहा है, एक mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लग रहा है और एक टेंशन टी अंदर की तरफ लग रहा है, ये पत्थर की स्पीड है। मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करें तो mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, टेंशन टी अंदर की तरफ।
घूमते घूमते मान लो तुम यहां पे आ गए, तो पत्थर का जो स्पीड है वो ऐसे जाएगा, टेंशन टी अंदर की तरफ आएगा, mv स्क्वायर बार बाय आर बाहर की तरफ आएगा। यहां पे रस्सी टूट गई, यहां पे ये रस्सी जो थी वो टूट गई, ये रस्सी टूट गई यहां पे। अब क्या होगा, जैसे रस्सी टूट गई तो क्या जीरो हो जाएगा, as the string breaks, as the string breaks, तो क्या होगा बेसिकली, टेंशन विल बी जीरो, और टेंशन जीरो होते ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, क्योंकि टेंशन ही इसको सर्कुलर पाथ फॉलो करवा रहा था, वो टेंशन ही था जो इसको सर्कुलर पाथ फॉलो करवा रहा था। और अगर टेंशन ही जीरो हो गया तो यहां पे mv स्क्वायर बाय आर भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज तुम देख रहे थे टेंशन बराबर हो रही थी mv स्क्वायर बाय आर के। तो जैसे टेंशन जीरो हुआ mv स्क्वायर बाय आर भी जीरो हो गया। अब इस पत्थर के ऊपर कोई फोर्स ना तो अंदर की तरफ लग रहा है ना तो बाहर की तरफ लग रहा है। जैसे टेंशन जीरो हुआ mv स्क्वायर बाय आर भी जीरो हो गया। इस केस में ना तो ये कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ना कोई अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो पत्थर कहां जाएगा, जिस डायरेक्शन में पत्थर की वेलोसिटी थी। पत्थर की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी, ना तो अंदर खींचने वाला कोई ना तो बाहर खींचने वाला कोई, तो पत्थर कहां जाएगा, पत्थर जाएगा टेंजेंशियली, वो चला जाएगा सीधा सीधा सीधा। कहां चला जाएगा वो, सीधा सीधा, बस ये क्वेश्चंस को पार करके वो अपनी अलग दुनिया में चला जाएगा। ठीक है, तो पत्थर के पास थी टेंजेंशियल वेलोसिटी और कोई फोर्स नहीं लग रहा था, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो पत्थर भी अपना टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। ना तो वो सेंटर की तरफ आएगा, ना तो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, ना तो वो रुकेगा। वो क्या करेगा, टेंजेंशियली सीधा भाग जाएगा। करके देख लेना, ऐसे ऐसे, मतलब खुले मैदान में करना, काम करना होगा। ठीक है, पत्थर लेना, ऐसे पत्थर, छोटा सा पत्थर धागे से बांध के उसको गोल गोल घुमाना, और जब गोल गोल घुमाओगे तो एक टाइम पे रस्सी को छोड़ देना, गोल गोल घुमाना, ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमाना, इसको गोल गोल घुमाते घुमाते छोड़ देना। तुम देखोगे पत्थर सीधा जाता है ना। तो जब तुम ऐसे छोड़ोगे ना तो यहां पे पत्थर होगा तो वो सीधा जाएगा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारी तरफ होगा ना अपनी तरफ आएगा, ना तो नीचे गिरेगा। समझ लो ना, हॉरिजॉन्टली इसको घुमाते घुमाते छोड़ दो, रस्सी को घुमाते घुमाते रस्सी छोड़ दो। जैसे रस्सी को छोड़ोगे तुम देखोगे पत्थर सीधा जाएगा, ना तो वो नीचे गिरेगा, ना वो ऊपर जाएगा, ना वो आगे की तरफ जाएगा, ना वो पीछे की तरफ जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा वो। तो यहां पे अगर रस्सी टूट जाती है तो टेंशन जीरो हो जाता है, टेंशन जीरो होते ही mv स्क्वायर बाय आर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, तो पत्थर जो है टेंजेंशियली चला जाएगा सीधा सीधा। तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, सो इट विल गो अलोंग द टेंजेंट। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। According to the question number 9, a coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of. तो भाई एक कॉइन है जिसको एक टर्न टेबल पे, फिर से टर्न टेबल आ गया है, यानी कि वो एक ऐसा टेबल जो रोटेट हो सकता है, और इस टर्न टेबल के ऊपर आपने एक कॉइन को रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। If the angular velocity of the turntable is doubled, अगर आप angular velocity को डबल कर देंगे तो फिर वो कितने डिस्टेंस पे स्लिप होगा। तो एक टर्न टेबल बना लीजिएगा सबसे पहले। तो ये हमारा वो टर्न टेबल हो गया, इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया आप लोगों ने, और बोला कि सेंटर से ये रखा है 4 सेंटीमीटर पे, जिससे कि वो यहां पे ओमेगा से टर्न टेबल रोटेट कर रहा था। तो एक कॉइन जो है वो स्लिप हो जाएगा। स्लिप होने का मतलब वो पीछे की तरफ चला जाएगा। कॉइन स्लिप होने का मतलब क्या है कि कॉइन जो है आपका वो पीछे की तरफ जा रहा है, कॉइन जो है पीछे की तरफ जा रहा है, स्लिप हो रहा है यहां पे कॉइन। तो अगर आपने यहां पे ओमेगा इनिशियल की बात करें, वो तो ओमेगा था, लेकिन अगर आपने इसको डबल कर दिया, अगर आपने इसको डबल कर दिया तो वो कितने डिस्टेंस पे स्लिप करेगा ये आपको बताना है। तो बेसिकली कॉइन स्लिप करने का मतलब है कॉइन पीछे की तरफ गिर जाएगा जाके। तो कॉइन पीछे की तरफ क्यों गिरेगा, क्योंकि कॉइन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जरा एक बार देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। सोचा कुछ क्या हो सकता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन गिवन एज m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये कॉइन जो है यहां पे स्लिप हो रहे, कोई तो होगा जिसको बचाने की कोशिश कर रहा था आगे की तरफ,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे की तरफ, बाहर की तरफ लगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, और यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अभी तक इस कॉइन को बचा के रखा हुआ था, हां कि ना? अरे एक टेबल के ऊपर अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसी कुछ कहानी दिखेगी। ये टेबल है टर्न टेबल, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, यहां पे कॉइन रखा हुआ है, कॉइन के ऊपर बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कॉइन की तरफ अंदर कौन लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो कॉइन बाहर चला जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तो कॉइन एक जगह टिका रहेगा। इसमें बोला है कि अगर कॉइन जो है स्लिप करता है, जस्ट स्लिप करता है, जस्ट स्लिप का मतलब क्या होता है कि अभी स्लिप नहीं हो रहा था, जस्ट अभी हुआ, जस्ट अभी हुआ है, तो जस्ट अभी स्लिप होने का मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, बाहर की तरफ जो था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। तो मैं बोल सकता हूं हियर इन दिस सिनेरियो द लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे म्यू एम जी बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर के। ठीक है, तो मैं एम से एम मार देना, तो यहां पे म्यू जी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। इनिशियली उसने बोला ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है। अच्छा एक बात बताओ, फाइनली आपने सिर्फ और सिर्फ एंगुलर स्पीड को डबल किया है, इसके अलावा कुछ और चेंजेस नहीं किए हैं। तो अगर आपने फाइनली एंगुलर स्पीड को डबल किया है, फाइनली अगर आपने एंगुलर स्पीड को डबल किया है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं की है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वो फिक्स रहेगा, जी फिक्स रहेगा, आर जी बताना है हमें कितना होता है, आर ही तो बताना है आपको कि फाइनल इनिशियल आर 4 सेंटीमीटर का, फाइनल आर आपको बताना है। तो यहां पे लिख देता हूं कि इनिशियल आर जो था वो 4 सेंटीमीटर का था, इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा है, फाइनल एंगुलर स्पीड मुझे बतानी है कितना होता है, और फाइनल आर कितना होगा वो मुझे बताना है। ओ सॉरी, फाइनल ओमेगा इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा इनिशियल के। सो इस इक्वेशन का यूज कीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन विल बी सेम बिकॉज टेबल का सरफेस यहां पे चेंज नहीं हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कांस्टेंट है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ओमेगा स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, म्यू जी पार्ट इज कांस्टेंट, तो ओमेगा स्क्वायर आर कांस्टेंट हो गया, ओमेगा स्क्वायर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नाउ एक और बात यहां से लिख देता हूं, दैट ओमेगा इनिशियल अपॉन ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। ओमेगा इनिशियल अपॉन ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर जो होगा वो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल के बराबर हो जाएगा। इनिशियल की जगह मैं लिख देता हूं जस्ट ओमेगा, फाइनल की जगह 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल आर मुझे फाइंड आउट करना है, इनिशियल आर 4 सेंटीमीटर का है, तो यहां पे फाइनल आर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। तो कहानी में ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, तो ये बनेगी 1/4 इज इक्वल्स टू आर फाइनल बाय 4। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ आर फाइनल कम्स आउट बी 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपने एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया तो रेडियस जो आपका पहले 4 सेंटीमीटर पे था वो अभी 1 सेंटीमीटर का रह जाएगा। पहले आपका जो कॉइन था वो जस्ट स्लिप करता था अगर मैं उसको सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे रखूं, लेकिन जैसे आपने एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया तो कॉइन सेंटर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे स्लिप हो जाएगा। अब जस्ट स्लिप बोला था इसलिए मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या बोलता है। हो गया सॉल्व, कर लिया ट्राई, बढ़ सकते हैं आगे, आ जाइए जी। सो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमसे ये बोलता है, अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, as the motorcycle is ascending on the overbridge the normal force on it। क्या होगा, तो एक ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज जिसका रेडियस आर है, तो ओवरब्रिज कैसा होता है, इस टाइप का बनेगा ओवरब्रिज। ओवरब्रिज के लिए जो बोला गया वो बोला गया जो रेडियस है वो है कितनी, आर। ये सेंटर होगा ओवरब्रिज का, हर एक पॉइंट पे रेडियस विल बी आर। एक बाइक वाला है जो कि ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है, सो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, ये बाइक वाला ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो जब वो असेंड करता है तो इसके ऊपर जो लग रहा है नॉर्मल फोर्स, उसकी क्या हाल होगा? ड्यूरिंग द असेंडिंग वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है v से, तो जब वो असेंड कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जरा बताना नॉर्मल फोर्स का क्या हाल होगा। तो एक बार ट्राई करो इसको, देखो क्या आंसर आता है। कर लिए ट्राई, कैसे करोगे सॉल्व? तो मान लीजिए ऊपर जाते वक्त एक पॉइंट आया बीच में, जब वो बाइक वाला किसी जगह पे था, मान लीजिए यहां पे आया, यहां पे जब वो आया तो उसने वर्टिकल से कुछ एंगल बनाया, मान लीजिए थीटा। यहां पे इसके ऊपर नॉर्मल विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। इसका mg जो है वो नीचे की तरफ लग जाएगा, ऐसे, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ। मैं बाइक के ऊपर बैठा हूं, तो मेरा फ्रेम जो होगा बाइक होगी, ठीक है। मेरा फ्रेम क्या रहेगा? बाइक। मेरा फ्रेम क्या रहेगा? बाइक। तो मेरी फ्रेम जो है वो बाइक है, मैं बाइक के ऊपर बैठा हूं। जब मैं बाइक के ऊपर बैठा हूं तो मेरे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बिकॉज मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। मैं किस में हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो अगर मैं बाइक के ऊपर बैठा हूं तो मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस बाइक के ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स बाहर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ, mg अंदर की तरफ। अगर आप देखें तो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, mg ऐसे बनेगा, हाँ। अगर हम बात करें तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, mg का कोई कंपोनेंट आना चाहिए। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी आल्सो थीटा, तो यहां पे कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा के। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही बोलते हैं ना इसको हम लोग। अरे तुम्हें ज्यादा पता है, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो मुझसे। सो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, सो नॉर्मल प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो नॉर्मल जो होगा इट विल बी और mg cos थीटा माइनस का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नॉर्मल बराबर होगा mg cos थीटा माइनस का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जरा ध्यान से सुनो इस बात को कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे बाइक ऊपर की तरफ जा रही है, ये थीटा डिक्रीज हो रहा है। देखो ये बाइक ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, थीटा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे जीरो हो जाएगा। ऊपर जाते जाते थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे बाइक असेंड होगी, एज द बाइक इज असेंड, या फिर लिखो एसेंस, theta decreases, which in result cos theta increases। अगर थीटा डिक्रीज होता है तो cos थीटा इंक्रीज होता है, जानते हो ना, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। यानी कि अगर थीटा को डिक्रीज करोगे तो cos थीटा इंक्रीज होता जाता है। तो हमने बोला कि जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होगा cos थीटा इंक्रीज होगा, और अगर cos थीटा इंक्रीज होगा तो नॉर्मल भी इंक्रीज होगा, which in result इंक्रीजेस n। n बोले तो नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आपको अल्टीमेटली क्या करेगा? नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई रोल है क्या इसमें? हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई रोल नहीं, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय r। पूरा का पूरा कांस्टेंट है ये। तो रेडियस कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखी है, क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड को मेंटेन करा है, रेडियस सेम है, मास इसका सेम रहेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई योगदान नहीं है इस इक्वेशन में। योगदान है cos थीटा का, क्योंकि अगर जैसे जैसे बाइक ऊपर जाएगी ये थीटा डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होने से cos थीटा इंक्रीज होगा, और cos थीटा इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस नॉर्मल भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे बाइक असेंड करती है ओवर ब्रिज पे, तो नॉर्मल फोर्स इंक्रीजेस, द नॉर्मल फोर्स इंक्रीजेस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते अगले सवाल पे। समझ आया? पक्का ना? बढ़े आगे, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं, आओ देखें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास तीन कार्स हैं, ए बी एंड सी, आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन द थ्री ब्रिजेस। द कार ए गोज ऑन द प्लेन ब्रिज, B on a bridge convex upward, and C goes on a bridge concave upward.
ठीक है। तो एफ ए, एफ बी और एफ सी क्या है, नॉर्मल फोर्सेस है तीनों कार के लिए। अब आपको बताना है कि यहां पे अगर ये गाड़ियां मिडल ऑफ द ब्रिज में है तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स मैक्सिमम होगा, नॉर्मल ऑन ए, नॉर्मल ऑन बी एंड नॉर्मल ऑन सी। गाड़ी जब एकदम ब्रिज के मिड में है तो यहां पे कौन सा फोर्स मैक्सिमम होगा या फिर तीनों फोर्स बराबर होंगे, ये आपको सोचना है। देखो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। करिए ट्राई, पक्का ना। क्या बनाया तुमने कि सबसे पहले तो एक मैंने प्लेन रोड बना ली, ये कार ए जाएगी यहां पे, कार ए की बात कर लेते हैं। फिर एक ब्रिज होगा मेरा कैसा, कॉनकेव वाला, ये तो छोटा सा रोड हॉरिजॉन्टल वाला, और एक ब्रिज होगा मेरा ऐसा वाला, ये बी, ये सी। ये बोला ना, यहां पे ए तो है प्लेन ब्रिज, बी क्या है, कॉन्वेक्स है ऊपर की तरफ, कॉन्वेक्स बाहर वाली साइड होती है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो नाउ द सिनेरियो सेज कि भाई कॉन्वेक्स वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, इसमें कॉनकेव वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, तो गाड़ी हमारी यहां पे है, इसमें गाड़ी हमारी यहां पे है। तो तीन सिचुएशन, तीनों में गाड़ी है हमारे पास में। अब जरा देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लग सकते हैं। पहली बात तो वी नो बेटर, गाड़ी के ऊपर एम जी विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल जो लगेगा वो होगा एन ए। यहां पे आ जाओ, फोर्सेस की बात करते हैं, एम जी विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल जो आएगा वो आएगा एन बी। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि एक सर्कुलर आर्क फॉलो कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन विच इज गिवन एज एफ सी, ठीक है। यहां पे बी वाली सिचुएशन में इसलिए एफ सी बी लिख दिया मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या तीनों गाड़ियां कांस्टेंट स्पीड से जा रही है? अरे बहुत बढ़िया, सेम स्पीड से जा रही है, ठीक है। इधर आके देखो तो हमने देखा एम जी विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहां पे एनसी हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात ध्यान रखो कि यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां नीचे की तरफ लगेगा। सर्कुलर आर्क इज समथिंग लाइक दिस, अवे फ्रॉम द सेंटर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बी के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ सी बी लिखा है, सी के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ सी सी लिखा है हमने, ठीक है। तो जरा कंपेयर करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी है ना, ये गाड़ी ऊपर जा रही है ना ये गाड़ी नीचे आ रही है, तो एन ए जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। तो ये तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास में, एन ए शुड बी इक्वल टू एम जी। इधर आइए, ना गाड़ी ऊपर जा रही है ना गाड़ी नीचे जा रही है, गाड़ी आगे जा रही है, तो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ बी प्लस एन बी इक्वल्स टू एम जी। सो यहां पे एन बी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस का एम वी स्क्वायर बाय आर। जरा थर्ड वाली सिचुएशन से भी डील कर लेते हैं। यहां पे एन सी विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ सी सी, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर। कांस्टेंट स्पीड से जा रही है गाड़ी, तो तीनों के केस में जो गाड़ी की वेलोसिटी v है वो सेम रहेगी, है ना। कांस्टेंट स्पीड से तो तीनों के केस में कांस्टेंट स्पीड रहेगा। इसको उन्होंने बोला एफ ए, इसको उन्होंने बोला एफ ए, इसको उन्होंने बोला एफ बी, इसको उन्होंने बोला एफ सी। तो जरा देख के बताओ कौन सा फोर्स यहां पे मैक्सिमम है, एफ ए, एफ बी या फिर एफ सी। अगर मैं इनका ऑर्डर बनाऊं तो ऑर्डर ऐसा बनेगा, एफ सी मैक्सिमम होगा, यानी कि नॉर्मल एट पॉइंट सी मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद आएगा नॉर्मल एट पॉइंट ए, और सबसे मिनिमम होगा नॉर्मल इन केस ऑफ बी। बी के केस में नॉर्मल मिनिमम होगा, ठीक है। तो ए के केस में नॉर्मल, बी के केस में नॉर्मल, सी के केस में नॉर्मल। इन्होंने बोला यहां पे एफ ए, एफ बी और एफ सी है, तो सबसे मैक्सिमम नॉर्मल होगा सी वाले सिनेरियो में, फिर उससे कम होगा बी ए में, और सबसे कम होगा बी में। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम नॉर्मल मिलेगा वो सी में मिलेगा, फिर उससे कम मिलेगा ए में, फिर सबसे कम मिलेगा बी में। वो बोलता है कि मैक्सिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम होगा सी में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पे। तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए डायग्राम वगैरह एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आ रहा है तुम लोगों को?
कर लिया है ना नोट? पक्का ना? वीडियो पॉज कर लिया करो यार, ठीक है? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? अ ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट and another train B of the same mass runs from west to east at the same speed along the equator. ट्रेन जो है इक्वेटर के along मूव कर रही है इस बार। A presses the track with the force of F1 and B presses the track with the force of F2. A जो है वो ट्रैक को F1 से प्रेस कर रही है, B जो है वो फोर्स को F2 से प्रेस कर रही है। तो जरा बताइए F1 बड़ा होगा F2 से या फिर F1 छोटा होगा F2 से, या फिर F1 बराबर है F2 से, या फिर जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है? ये वाला खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी दिमाग लगाने वाली बातें सारी। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? कैसे करोगे? सबसे पहले तो हम बनाएंगे अर्थ। इसके बाद अर्थ का रोटेशन ऐसे होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है? अब क्या बोला है? एक ट्रेन ए है जो कि ईस्ट से वेस्ट जाती है। तो ट्रेन ए, ये रही ट्रेन ए, ये ईस्ट से वेस्ट जाती है इधर की तरफ। अर्थ कहां घूम रही है? अर्थ ऐसे घूम रही है और वो ट्रेन अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अर्थ का रोटेशन इस वे में हो रहा है और ये ट्रेन इधर की तरफ आ रही है। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी, ये ट्रेन ए है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या फिर ट्रेन की स्पीड ऑन द अर्थ कितनी होगी? ये वो वाला केस है। याद करो, एक रिवर थी, इस रिवर में एक बोट थी, और ये बोट अगर रिवर के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी तो क्या बोलते थे तुम लोग? द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। यही था ना? अरे बोलो हाँ। रिवर में चलने की स्पीड कितनी थी बोट की? रिवर में चलने की स्पीड कितनी थी बोट की? द वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोट, जो कि ग्राउंड से देखने पे दिख रहा था हमने। तो यहां से ये क्या है? VB क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट। अगर तुम ग्राउंड से देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट कम्स आउट बी VR माइनस का VB। VB क्या होता है? पानी में चलने की स्पीड। VB क्या था? वेलोसिटी ऑफ द बोट इन रिवर। तो रिवर में जो वेलोसिटी हमें मिलेगी ग्राउंड से देखने पे क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर तुम अपनी बोट को रिवर की डायरेक्शन में ही लेके जाते हो तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मिलता है? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां पे भी कुछ ऐसे सिनेरियो बनने वाला है। यहां पे भी ऐसा सिनेरियो बनेगा, अर्थ रोटेट कर रही है, उस पे वो ट्रेन अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो कहानी ये बोलती है कि भाई साहब यहां पे कैसे लिखोगे इसको? यहां पे लिखोगे कि अर्थ का रेडियस मान लीजिए r है, अर्थ का रोटेशन ओमेगा है। मान लीजिए अर्थ का रोटेशन एंगुलर स्पीड ओमेगा से हो रहा है, ये ट्रेन आ रही है। तो अगर मैं VA की बात करूं ग्राउंड से देखने पे ट्रेन जो मुझे दिखती है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज V, इधर की तरफ है, ओमेगा R उधर की तरफ है। अर्थ की वेलोसिटी उधर की तरफ, इसकी इधर की तरफ है, तो ओमेगा R माइनस का V। बोला हाँ कि ना? अरे ओमेगा R क्या है? अरे V इक्वल्स टू ओमेगा R, V इक्वल टू ओमेगा R। अर्थ जो रोटेट कर रही है ओमेगा से कर रही है, अर्थ का रेडियस R है, तो अर्थ के लिए लीनियर वेलोसिटी निकाली हमने। तो अर्थ के लिए लीनियर वेलोसिटी निकाली, ओमेगा R आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से देखोगे तो दिखेगा ओमेगा R का माइनस V। एक और ट्रेन है B वाली, और ये ट्रेन B जो है वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये B ट्रेन ये ऐसे मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ B अगर आप निकालोगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये क्या मिलेगा? अर्थ भी उधर जा रही है, ट्रेन भी उधर जा रही है। देखा तुमने, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ट्रेन भी वहीं जा रही है। सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा R प्लस का V। तो ये हमारे पास ट्रेन की वेलोसिटी आई है अभी सिर्फ। तो ये क्या मिला मुझे? ट्रेन की वेलोसिटी। क्या मिला मुझे? ट्रेन की वेलोसिटी। अब कहानी आप लोग ग्राउंड पे अर्थ पे खड़े होके देखोगे तो अर्थ पे अगर खड़े होके बारी बातें देखोगे तो इनर्शियल फ्रेम में आ जाओगे आप लोग। इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स की कहानी मत लगा देना, क्योंकि आप ट्रेन के अंदर बैठ के कहानी को नहीं देख सकते हो। समझ रहे हो ना? आप ट्रेन के अंदर बैठ के नहीं देख पाओगे। तो इस बार एक काम करना, अर्थ पे खड़े होके देखना। अर्थ पे अगर आप इस चीज को देखोगे देन यू विल फाइंड कि यार
एक हम इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि अर्थ को हम मानते हैं कि इनर्शियल है बट एक्चुअल में होती नहीं है वो, है ना। तो पूरी कहानी ग्राउंड से डिफाइन कर लेते हैं। कहानी को अगर ग्राउंड से डिफाइन किया तो जरा देखो कैसी पिक्चर बनती है। ऊपर से देखते हैं इसको, यहां पोल से, यहां से देखना, यहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, यहां से ऊपर से देखोगे तो ऐसी कहानी दिखेगी। ये ट्रेन है तुम्हारी, कौन सी वाली, ए वाली, ये मूव कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये ट्रेन ए मूव करती है, उस केस में इसके ऊपर कुछ फोर्सेस डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए यहां पे ही है, तो यहां पे mg विल एक्ट लाइक दिस, नॉर्मल विल एक्ट लाइक दिस। तो ये ए वाले ट्रेन की बात करें तो नॉर्मल ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये mg यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि कहानी आप लोग ग्राउंड से देख रहे हो। अब कहां हो तुम लोग, अर्थ पे से खड़े होकर देखोगे तो आप एक इनर्शियल फ्रेम पे खड़े होकर इसको देख रहे हो, और अगर आप इनर्शियल फ्रेम से इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओ तो क्या होगा। इनर्शियल फ्रेम से देखने पे हमें दिखेगा mg माइनस na, mg माइनस का na इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। अर्थ का रेडियस तो सेम ही रहेगा, तो na का वैल्यू जो बनेगा इट विल बी योर mg माइनस mva स्क्वायर बाय r। ये नॉर्मल ऑफ a आया, फिर नॉर्मल ऑफ b मिलेगा मुझे सिमिलरली नॉर्मल ऑफ b जो मुझे मिलता है इट विल बी योर mg माइनस mvb का स्क्वायर बाय r। na मिल गया है, nb मिल गया। ऊपर से देखा आपने, ये टॉप व्यू बनाया मैंने, है ना, ये मैंने क्या बनाया, टॉप व्यू। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ दिखेगा, तो उसमें ट्रेन ऐसे मूव कर रही होगी, तो एक तरफ mg लगाना, एक तरफ नॉर्मल लगाना, तो ऐसी कहानी कुछ बनेगी अब किसी। अब ध्यान से देखना इस चीज को, तो na में mg दोनों में आ रहा है, mg दोनों में आ रहा है, लेकिन ये va और vb अलग अलग है। तुम देख सकते हो कि va और vb में कौन सा बड़ा है, va बड़ा या vb बड़ा। तो मैं जानता हूं कि vb जो है वो बड़ा है va से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन b जो होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन a। तो अगर va छोटा है vb से तो na बड़ा होगा क्या, बोलो। va अगर vb से छोटा है तो na बड़ा होगा क्या, सोच लो। सिंस vb is greater than va, therefore nb is less than na। क्या ये बात सही लिखी है मैंने, देख लो। vb जो है वो बड़ा है va से, तो माइनस में चल रही है कहानी, vb बड़ा है, माइनस वाला टर्म बड़ा है, तो mg में से बड़ी टर्म माइनस करोगे तो छोटा वैल्यू मिलेगा। va छोटा है तो माइनस के साथ वाली जो टर्म है वो छोटी है, mg में से छोटा टर्म माइनस करोगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो na बड़ा हो जाएगा। a ट्रेन की वेलोसिटी के लिए क्या बोला था, यहां पे देखो, a ट्रेन प्रेसेस द ट्रैक विद द फोर्स ऑफ f1। तो a वाली ट्रेन f1 से प्रेस करती है, तो इसको मैं f1 लिख देता हूं यहां पे, इसको मैं f2 लिख देता हूं यहां पे। तो अगर a बड़ा है b से तो f1 बड़ा हो जाएगा f2 से, f1 बड़ा हो जाएगा f2 से, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया यहां पे। बस तुम्हें इतना समझना है कि यहां पे ट्रेन अर्थ के ऊपर मूव कर रही है, और अर्थ को तुम लोग अगर बाहर से आके जरा देखोगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो खुद भी रोटेट कर रही है। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैंने मान ली, अर्थ का रेडियस r मैंने मान लिया। एक ट्रेन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही थी उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में अर्थ का रोटेशन हो रहा है। एक ट्रेन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही थी उसकी वेलोसिटी अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये सिनेरियो अपना रिवर बोट प्रॉब्लम का है। अगर आप किसी रिवर में बोट चलाते हो सच दैट आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी ऐड होती थी, और अगर आप लोग रिवर के अपोजिट वेलोसिटी में आते हो तो आपकी वेलोसिटी माइनस होती थी। तो ट्रेन अगर अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन में जाएगी तो ट्रेन की वेलोसिटी ऐड ऑन हो जाएगी। अगर ट्रेन अर्थ के रोटेशन से अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो ट्रेन की वेलोसिटी में कुछ माइनस हो जाएगा। तो यहां से मैंने देखा कि जो b है, b की वेलोसिटी है वो a से ज्यादा है। इक्वेशन मैंने बनाई क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम की बातें करते हैं। इनर्शियल फ्रेम बोलता है mg माइनस na इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। ट्रेन में बैठे बैठे ये वाली चीजें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी ना ऐसे ढंग से,
इसे थोड़ा हम ग्राउंड पे आके चीजों को देखने की कोशिश करी, ऊपर से आके देखा हमने, तो देखा यार mg माइनस एन इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, तो यहां से Na का वैल्यू आ गया mg माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। सिमिलरली Nb आएगा mg माइनस एम वी बी स्क्वायर बाय आर। तो यहां ने मैंने बोला कि भाई Vb अगर बड़ा है Va से, तो ये देखो Vb बड़ा है तो Nb छोटा हो जाएगा, Va छोटा है तो Na बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोला Nb छोटा होगा Na से, Nb मतलब F2 छोटा होगा F1 से, तो F2 छोटा होगा F1 से, ए ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ आ गई बातें? नोट कर लिया सभी ने? बढ़ सकते हैं आगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। सो अगला सवाल बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द अपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल। अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो जी का क्या हाल होगा? अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो जी का क्या हाल होगा? सोचते हैं कैसे सोचोगे? पहले अर्थ बनाते हैं। तो ये लो भाई, अर्थ बना ली, ढंग से नहीं बनी, ठीक है। अब अर्थ का रोटेशन अगर मैं रोक दूं तो ये तो पोल्स है हमारे, ये इक्वेटर की कहानी है। पोल पे जी का वैल्यू अगर मैंने बोला जी ही है, जी अपरेंट की वैल्यू अगर जी है, लेकिन इक्वेटर पे बात करें तो कुछ और वैल्यू आती है, बिकॉज देखो अर्थ का रोटेशन होता है ऐसे ओमेगा से, यानी अर्थ रोटेट कर रही है। और जब इक्वेटर के अबाउट देखेंगे तो कोई पार्टिकल अगर इक्वेटर पे है तो वो भी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। सोच के देखो, एक आदमी पोल पे खड़ा है, पोल पे तो एक्सिस जा रही है, पोल से तो एक्सिस जा रही है, तो वहां से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें। पोल्स पे तो एक्सिस जा रहा है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहां पे तो एक्सिस है तो यहां पे तो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रोटेट हो रही है ओमेगा से। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे अगर कोई खड़ा है तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो होगा उसमें कुछ एड ऑन होगा क्या? बोलो हाँ कि ना, सोच लो। अगर इक्वेटर पे कोई आदमी खड़ा है तो जी विल एक्ट लाइक दिस, सर्कुलर पाथ में भी फॉलो कर रहा है, तो यहां पे एक और फोर्स आ जाएगा साथ में। कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर मैं बोलूं अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाहर की तरफ। ये इक्वेटर हो गया हमारा, इक्वेटर पे कोई आदमी अगर खड़ा है ऐसे ही तो होगा, तो जी नीचे की तरफ लगेगा और वी स्क्वायर बाय आर, या फिर बोलूं तो अर्थ का रोटेशन ओमेगा स्क्वायर, इसका रेडियस आर, तो बाहर की तरफ लग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोल सकता हूं इसको मैं। सेंट्रीपिटल विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ। रोटेट हो रहा है सर्कुलर पाथ में, आदमी गोल गोल घूमता रहेगा अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ में ये आदमी गोल गोल घूम रहा है, अर्थ के साथ में आदमी गोल गोल घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, mg अंदर की तरफ। तो बोलेंगे यहां पे नेट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा इट विल बी जी माइनस, तो इस आदमी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा एट इक्वेटर जो आदमी के ऊपर नेट फोर्स लगता है इट विल बी mg माइनस का m ओमेगा स्क्वायर आर। नेट फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, इट विल बी mg माइनस का m ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां पे जो a नेट आता है, या जिसको कि आप g एपरेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एपरेंट वाली वैल्यू आ रही है यहां पे, इट विल बी g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। पोल्स पे कहानी कुछ और बोलती है। एट पोल्स कोई रोटेशन है क्या? पोल्स पे अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए पोल पे आके तो उसको कोई रोटेशन फील होगा क्या? अगर कोई आदमी पोल पे खड़ा हो जाए जाके तो क्या उसको कोई यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा क्या? देख लो, एक आदमी यहां खड़ा हो गया तो सर्कुलर पाथ फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर कोई सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा तो इसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, तो बोल सकते हैं यहां पे कि इस पोल पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो यहां पे जी एपरेंट जो होगा वो आपका जी के बराबर ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर जी ही लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, बस इसके ऊपर जी ही लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये वाली कहानी डिफाइन करते हैं। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पे जी एपरेंट बनता है और पोल्स पे जी एपरेंट बनता है जी। नाउ ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर अर्थ के रोटेशन को रोक दीजिए, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, जैसे अर्थ का रोटेशन रुका ओमेगा हो गया 0, तो क्या लिखोगे फिर? इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। तो भाई अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इन दैट सिनेरियो ओमेगा विल बी 0, और अगर ओमेगा 0 हो गया तो इस वाली सिचुएशन में देखो जी एपरेंट कितना हो जाएगा?
तो आपका जो जी एपेरेंट बन रहा था इक्वेटर पे वो हो जाएगा जी माइनस का 0 विल बी सी। पोल पे जो कहानी थी वो तो चलने दो, पोल वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसने बोला भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इक्वेटर वाला था बेचारे उसको असर हो गया। इक्वेटर वाले को असर हुआ बिकॉज जो आदमी इक्वेटर पे था वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था, उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने डिफाइन कर दिया था। बोला जो इक्वेटर पे था उसके ऊपर नेट फोर्स इतना लग रहा था, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन जिसको कि आप जी एपेरेंट भी बोल सकते थे, इट विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो ओमेगा 0 हो जाता है। In that case, the apparent value of g at the equator comes out to be g। पहले g में से कुछ माइनस हो रहा था, अभी g अकेला आ रहा है। पहले g में से कुछ माइनस हो रहा था, अभी g अकेला आ रहा है। पहले वैल्यू कम थी, अभी वैल्यू बढ़ चुकी है। पहले वैल्यू कम थी, अभी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो क्या लिखेंगे कि यहां पे जो apparent वैल्यू ऑफ g है वो इंक्रीज होगा कुछ जगहों पे, कुछ जगहें जैसे कि इक्वेटर पे, और सेम रहेगा कुछ जगहों पे। वो कौन सी जगह है? पोल्स। इक्वेटर पे तो इंक्रीज हो जाएगा, पहले जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था, अभी वो अकेला जी है, तो जी एपेरेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है यहां पे, कहां पे? इक्वेटर पे। और जो वैल्यू सेम रही वो कहां पे रही? पोल्स पे। तो यहां पे डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसका। बोलता है रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर नहीं होगा, तुमने देख लिया इक्वेटर पे क्या हाल है। डिक्रीजेस एवरीवेयर, तुमने देख लिया डिक्रीज होने के तो चांसेस नहीं है। इंक्रीजेस एवरीवेयर, इंक्रीज हो रहा है लेकिन सिर्फ इक्वेटर पे, पोल पे वो अपनी वैल्यू फिक्स रख रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? समझ आ गई बात है? बढ़े अगले सवाल पे, आ जाओ भाई। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं हमसे? A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with the uniform angular velocity in a horizontal plane। एंगुलर वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है और वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। लेट अस से दैट T1 and T2 be the tension at the point L/4 and 3L/4 away from the pivoted end, then you have to show me कि यहां पे T1 बड़ा होगा T2 से, T2 बड़ा होगा T1 से, दोनों बराबर होंगे, या फिर रिलेशन बिटवीन T1 T2 डिपेंड करता है कि रॉड क्लॉकवाइज रोटेट करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो एक बार एक डायग्राम बना लो, इसका सिनेरियो क्रिएट कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या होना है एक्चुअल में। यहां पे डायग्राम बना के उसका सिनेरियो क्रिएट कर लीजिए फटाफट से पहले। किया ट्राई? एक रॉड जिसको तुम पाइवोट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो रॉड बोला उसने, अगर वो रस्सी बोलता, स्ट्रिंग बोलता तो मैं समझ जाता कि मासलेस वाली कहानी है, लेकिन उसने रॉड बोला। रॉड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये पाइवोटेड पॉइंट है और यही हमारा सेंटर भी है। जो पाइवोटेड पॉइंट है वही हमारा सेंटर है। पाइवोटेड पॉइंट से सबसे पहले हम बात करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4, जहां पे टेंशन है T1। तो सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट आएगा जहां पे टेंशन लगेगा T1। सेंटर से 3L/4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट आएगा जहां पे टेंशन लगेगा T2। मुझे बताना है T1 बड़ा या T2 बड़ा, T1 बड़ा या T2 बड़ा। इसको जरा ऊपर से देखते हैं, इसको जरा ऊपर से देखते हैं। ये हमारी आंख ऊपर से देखने पे अच्छे से दिखेगा, फील आएगा थोड़ा सा। ध्यान से देखना ऊपर से। ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है, ये हमारा वो रॉड था, ठीक है। चलो भाई, ऊपर से देखा ऐसा दिखा हमें डायग्राम जिसमें रॉड है, यहां पे टेंशन T1 है। सबसे पहले मैं कहानी सॉल्व करूंगा T1 की। जब मैं T1 को सॉल्व करता हूं तो मुझे कुछ दिखता है। यहां पे क्या दिखता है? ये सेंटर था सर, मुझे दिखा कि सेंटर से ये T/4 डिस्टेंस हो गया, यहां पे टेंशन T1 है, यहां पे रॉड बची हुई कितनी है? 3L/4 की। सेंटर से L/4 पे आपको टेंशन बताना है। ये बचा हुआ रॉड है 3L/4 का, तो यहां पे टेंशन T1 बताइए। तो टेंशन T ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने जरा अंदर से चीजों को निकाल के देखा है। इसी चीज को जूम करके बना लेते हैं यहां पे, इसी चीज को जरा जूम करके और बना लेते हैं। रॉड को जूम कर लेते हैं यहां पे। तो जूम करा तो देखा ये वाली फिगर। तो
तो यहां पे टेंशन T1 ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका लेंथ है L/4, इसका है 3L/4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व करके दिमाग मत लगाना अपना। अगर मुझे T1 निकालना है, या तो मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लूं या फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? यहां पे लगेगा। कौन से पे लग रहा है? ये 3L/4 पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका लग रहा है 3L/4 पे, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा 3L/4 को। सो 3L/4 को सॉल्व करते हैं। अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकते हैं? अब ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते। देखो दिक्कत क्या आ रही है कि जो रॉड है इस बार ये मास वाली है, इसका कुछ मास है। रॉड बोला उसने, अगर वो स्ट्रिंग बोलता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। अगर वो मुझसे बोलता स्ट्रिंग तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, लेकिन उसने क्या बोल दिया? रॉड। अब जैसे उसने रॉड बोला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार मास आ गया अब तो रॉड में मास आ जाए तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते, थोड़ा तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लीजिए dx का। इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया dx का। इस एलिमेंट का मास होगा dm। मान लीजिए m, स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल m को लिखेंगे dm/dx। लिख सकता हूं क्या? बोलो मास पर यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल m की जगह में लिख सकता हूं क्या? स्मॉल m की जगह लिख सकता हूं dm/dx, मास पर यूनिट लेंथ। एलिमेंट के लिए मास पर यूनिट लेंथ लिखोगे तो dx/dm लिख सकते हो, dm/dx लिख सकते हो। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो एलिमेंट के लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? dm/dx लिख दिया मैंने। पूरे रॉड के लिए सॉल्व करना भारी बात थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते हैं क्या होगा। इस छोटे से एलिमेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो यहां पे डिफाइन करता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट। तो क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन T1 के बराबर होगा? सो T1 कैन बी रिटन एज स्मॉल एलिमेंट का मास dm। यहां पे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था रॉड और ये कांस्टेंट था, सो dm ओमेगा स्क्वायर इनटू लेंथ कितनी है? x। देख रहे हो लेंथ कितनी है? x। मैं सिर्फ इस 3L/4 को कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मुझे टेंशन T1 चाहिए। T1 निकालने के लिए अगर मैं 3L/4 को सॉल्व करूं, क्यों सॉल्व कर रहा हूं 3L/4 को? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी पे लग रहा है। सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप एंड पे निकालोगे, तो मैं 3L/4 को सॉल्व कर रहा हूं जस्ट टू फाइंड द टेंशन T1। L/4 का कोई रोल नहीं होगा। दिखने में लगता है L/4 इंपॉर्टेंट होगा, बट एक्चुअल में ये 3L/4 वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो जो टेंशन T1 इस पे था वही टेंशन T1 इस पे आएगा। टेंशन T1 इस पे आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लग गया। नाउ द सिनेरियो सेज दैट टेंशन T1 इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट। टेंशन लगा T1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफाइन किया dm ओमेगा स्क्वायर, लेंथ विल बी x। पूरी कहानी स्मॉल एलिमेंट के लिए सॉल्व कर दीजिए, उसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको पूरे रॉड के लिए मिल जाएगा। इसको मैंने बोल दिया ये पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट नंबर 2 हो गया। मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं पूरा। So T1 will be equal to FCF for the small element। मैं भूल गया यहां पे कोई रॉड थी, मैं भूल जाता हूं कि यहां पे कोई रॉड थी। मुझे बस इतना पता है कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट पे टेंशन T1 इधर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। So T1 will be equals to m ओमेगा स्क्वायर r। यहां पे r क्या है? x के बराबर है, तो x डिस्टेंस पे हमने सारी बातों को डिफाइन कर दिया है। अब देखो सबको भूल जाओ, सिर्फ स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करो। सो दिस कैन बी रिटन एज T1 इज इक्वल्स टू dm को वहां से लिखेंगे m dx ओमेगा स्क्वायर x। सो T1 जो बनेगा, अब देखो क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, ये जो भी पिक्चर तुम डिफाइन कर रहे हो वो स्मॉल एलिमेंट के लिए था। जो भी पिक्चर तुम डिफाइन कर रहे हो वो स्मॉल एलिमेंट के लिए था। तो यहां पे जो तुम डिफाइन करोगे dt1 कह सकते हो इसको एक तरह से, छोटा सा टेंशन जो एलिमेंट के ऊपर लगेगा। Isn't it the small tension which is acting on the small element? तो एलिमेंट के ऊपर लगने वाला स्मॉल टेंशन dt1 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, यहां पे निकाल दो साइड में x dx। अब मुझे अगर T1 चाहिए तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो T1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x dx। बात आती है लिमिट्स की, तो लिमिट्स कहां से कहां तक लगनी चाहिए?
आप सॉल्व कर रहे हो 3l/4 को, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में अगर तुम लिमिट्स की बात करो तो यहां पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो। अरे इस पॉइंट पे देखो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का लेंथ है l/4, तो यहां पे x का वैल्यू होगा l/4 और इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा l। बोलो हाँ, सहमत हो कि नहीं? सेंटर से देखा इस पॉइंट पे x का वैल्यू l/4 है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू l है, तो लिमिट्स आपकी लगेगी l/4 से लेके l तक। लिमिट्स कहां से कहां तक लगा दोगे, l/4 से लेके l तक लगा दोगे लिमिट्स। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहां पे जहां पे तुम t1 फाइंड कर रहे हो, लेंथ सेंटर से कितना हुआ है l/4 और यहां पे सेंटर से लेंथ है l के बराबर, सो l/4 से लेके l तक हो गया। तो हम पहला केस सॉल्व करें जिसमें टेंशन t1 था एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4, टेंशन t1 है एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4, वही सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर मिलेगा हमारा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं। t1 विल बी इक्वल्स टू, एक मिनट को, कहां गया हमारा, हाँ, अब ध्यान से देखना, t1 विल बी इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ l/4 से लेके l तक m ओमेगा स्क्वायर x dx। समझदार हो, m ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दोगे, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट्स लगा देना l/4 से लेके l तक। सही है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर l²/2 और ये हो जाएगा माइनस का l²/32। सॉल्व इट अगेन, ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम आएगा 32, 2 से 16, 16 l² माइनस का l² और ये की कहानी। सो बनेगा 15/32 m ओमेगा स्क्वायर l² इज द वैल्यू ऑफ टेंशन t1। सो टेंशन t1 की जो वैल्यू होगी 15/32 m ओमेगा स्क्वायर l² हो जाएगी। ये आपका टेंशन t1 आ चुका है एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4, एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4 टेंशन आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l/4 की बात करूं तो सिनेरियो कैसा बनेगा। पहला केस मैंने टेंशन t1 निकाला है एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4 फ्रॉम द सेंटर। अगला काम मैं करने जा रहा हूं t2 को फाइंड करूंगा जो कि 3l/4 की डिस्टेंस पे। तो रॉड के दो टुकड़े कर लीजिए, ये सेंटर वाला पॉइंट यहां से यहां तक 3l/4 और यहां पे टेंशन t2 लगेगा ऐसे, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा l/4, यहां पे टेंशन t2 ऐसे लगेगा। ये सेंटर वाला पॉइंट, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब दिक्कत यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर वाले हिस्से पे लग रहा है, तो हमें बाहर वाला हिस्सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाहर वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा। x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट dx मैंने कंसीडर कर लिया, और अब फिर से वही बात आ गई, dx का मास होगा dm। तो वही जो पिक्चर यहां चलाई थी सेम कहानी लगा दो, बस लिमिट्स चेंज कर देना। जो कहानी तुमने यहां सॉल्व की थी वही यहां कर दीजिए। तो यहां पे बनेगा dt2 इक्वल्स टू इसका मास dm ओमेगा स्क्वायर इंटू x। सही बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोटे एलिमेंट पे कितना लगेगा, छोटे एलिमेंट का मास ओमेगा सेम रहेगा पूरी रॉड के लिए। ओमेगा को टाइम पीरियड से मतलब है, बाकी गई दुनिया भाड़ में। ओमेगा को सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता है इसको। तो हमने बोला कि ये वाली कहानी बन गई। अब यहां पे बोलोगे t2 जो होता है इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, सॉरी dm की जगह लिखेंगे m dx डॉट ओमेगा स्क्वायर x। लिमिट्स कहां से कहां तक, देखो यहां पे इस पॉइंट पे अगर बात करो तो x का वैल्यू होगा 3l/4, क्योंकि सेंटर से चलना शुरू करा 3l/4 तक आ चुके हो तुम लोग। सेंटर से चलना शुरू किया और अभी 3l/4 तक आ चुके हो, और आगे जाओगे तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू आपको मिलेगा l।
इधर x का वैल्यू मिलेगा 3l/4, इधर x का वैल्यू मिलेगा l। तो अब हमारी कहानी क्लियर हो चुकी है, लिमिट्स लगाएंगे 3l/4 से लेके l तक की। नाउ सॉल्व इट अगेन। जो वैल्यू ऑफ t2 मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, लिमिट्स लगा देना है यहां पे 3l/4 से लेके l तक। वही कहानी जो आपने फर्स्ट के लिए सॉल्व की थी, बस लिमिट्स चेंज हो जाएगी। तो m ओमेगा स्क्वायर बनेगा l²/16 माइनस का 9 l²/32। l² देखो सॉरी l²/2 होगा ना, l²/2 माइनस का 3l²/4 यानी कि 9l²/16 2 32 आ गया। सो t2 का जो वैल्यू मिलेगा इट कम्स आउट बी, सॉल्व कीजिए, यहां पे एलसीएम में 32 आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर यहां पे बनेगा 16l² माइनस का 9l²/32। सॉल्व द वैल्यू, इट कम्स आउट बी 7 m ओमेगा स्क्वायर l²/32। सो टेंशन T1 आ रहा है 15 m ओमेगा स्क्वायर l²/32, टेंशन T2 आ रहा है 7 m ओमेगा स्क्वायर l²/32। समझदार हो जरा बताना कौन सा टेंशन बड़ा है, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? T1 बड़ा है या T2 बड़ा? तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। अब तुम्हारा पता नहीं मुझे फिर, है ना? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि जो T1 है वो बड़ा है T2 से। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या? देख लो, T1 ग्रेटर देन T2, मैं ये कहना चाहता हूं T1 बड़ा होगा T2 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट को लेके सॉल्व करा। अब तुम बोलोगे पीछे वाले एलिमेंट को क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट पे T2 को बैलेंस कराने के लिए मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। इधर T2 को बैलेंस कराने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इसलिए मैं आउटर मोस्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने में दिक्कतें बढ़ जाएगी हमारी, फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। जस्ट बाहर वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। वही काम जो हमने T1 के लिए किया, सेम टू सेम काम हम T2 के लिए करेंगे। सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी 15/32, दैट कम्स आउट बी 7/32। मुझे पता है T1 बड़ा होगा, ठीक है, और T2 जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, है ना? चलिए भाई, सो T1 ग्रेटर देन T2, तो T1 ग्रेटर देन T2 आ गया। अब नोट करना है, तो नोट कैसे करना है मैं बता देता हूं। पहले तो इसको पूरा नोट कर लो, ऐसा डायग्राम बना लेना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका जरा जूम करके बना लेना, ऐसी कहानी बनेगी। हो गया सॉल्व, स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व कर लेना, यहां से एक स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व कर लेना, T1 मिल जाएगा। क्योंकि आप स्मॉल एलिमेंट ले रहे थे तो टेंशन भी छोटा ही आएगा स्मॉल एलिमेंट पे। तो छोटे टेंशन को सॉल्व किया, इंटीग्रेट करके बड़ा टेंशन मिल गया हम लोगों को। उसके बाद इसको हमने यहां पे सॉल्व किया है, तो T1 का वैल्यू मिला। फिर सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व किया T2 के लिए, तो इसको कंप्लीट सॉल्व करके T2 मिलता है हमें। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट मेथड हो गया। उसके बाद अब आ जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉमन सेंस लगा के। कॉमन सेंस ये बोलती है कि जब कभी भी हम रॉड की बात करते थे, तो हम एक बात जानते हैं कि पाइवोटेड पॉइंट से आप जितना दूर जाते जाओगे टेंशन का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। अगर यहां पे रॉड का मास m है, रॉड का लेंथ l है, तो ये जो पाइवोटेड पॉइंट है इससे जितना दूर जाओगे टेंशन का वैल्यू उतना कम होगा। क्योंकि यहां पे देखो, टेंशन किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, अगर मैं बात करूं टेंशन की, तो इट विल बी इक्वल टू कि कितना मास उससे लटका हुआ है। टेंशन हमारा किसके बराबर होगा? उस मास के वेट के जो उसके साथ अटैच्ड है। अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, जैसे लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं, तो टेंशन यहां पे 0 होता है, बिकॉज इसके नीचे कोई मास लटका हुआ नहीं है। सेंटर पे आऊंगा तो टेंशन की वैल्यू होती है mg/2, बिकॉज इसके नीचे आधा मास लटका हुआ है, आधा मास हैंगिंग है, तो आधे मास का जो वेट होगा वो टेंशन हो जाएगा। अपर मोस्ट पॉइंट पे आऊंगा तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg, बिकॉज पूरी की पूरी रॉड यहां पे अटैच्ड है, तो पूरी रॉड का जो वेट होगा वो टेंशन के बराबर होगा। तो ऐसे मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन डिफाइन किया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। तो हम जानते हैं जितना ज्यादा आप जो पाइवोटेड पॉइंट है उसके पास जाते जाएंगे, जितना ज्यादा पाइवोटेड पॉइंट के पास जाएंगे उतना ज्यादा यहां पे टेंशन का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। यहां पे हमारा पाइवोटेड पॉइंट जो है वो ये रहा सेंटर पे, सेंटर से सबसे करीब कौन है? T1। तो पाइवोटेड पॉइंट के पास आते जाओगे तो टेंशन इंक्रीज होता जाएगा। और देख लो,
यहां पे देखो, इधर T3 पे, यहां पे T3 जो होगा वो कितना लिखोगे? कोई है नहीं बाहर की तरफ फोर्स लगाने के लिए, कोई मास है क्या? नहीं। T2 पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इस मास की वजह से होगा। T2 पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस मास की वजह से, ये वाला मास पार्टिकल बाहर की तरफ फोर्स लगाता है जिसकी वजह से T2 आता है। T1 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा इस मास की वजह से, कौन सा वाला? ये देखो, इस वाली की वजह से। T1 पे सेंट्रीफ्यूगल बनेगा इस कंप्लीट मास की वजह से, क्योंकि कंप्लीट मास के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा जिसको T1 बैलेंस करेगा। तो जैसे जैसे तुम आगे आते जा रहे हो ये मास इंक्रीज होता जा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस पे लगेगा वो भी इंक्रीज हो रहा है, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट यहां पे T1 और T2 बैलेंस कर रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो जैसे जैसे आगे आते जाओगे मास इंक्रीज होता जाएगा, मास इंक्रीज होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा, तो टेंशन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी तक क्या कर रहे थे पूरे सिनेरियो में? अभी तक हम बोल रहे थे कि जो हमारा टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो तो mv²/r या फिर बोलो m⍵²/r। पूरी की पूरी पिक्चर आपकी डिपेंड करती है मास पे। यहां पे तो क्वेश्चन में उसने बोल दिया कॉमन आपका ये रहेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है। बाकी पिक्चर कुछ आर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कहानी में हम ये बोलते हैं कि भाई साहब ये मास भी तो मैटर कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो मास भी मैटर करता है, और मास जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, तो उस केस में यहां पे टेंशन को आप डिफाइन कर सकते हो। सेम चीज ये यहां पे, जैसे कि यहां पे होता था वैसा कुछ वैसे वहां पे भी हो सकता है। तो थोड़ा अगर ऐसी बातें भी सोचो तो पता चल जाएगा T1 जो है वो T2 से बड़ा है। थोड़ी अगर इस टाइप की बातें सोचोगे तो पता चल जाएगा T1 बड़ा होता है T2 से, ठीक है? तो जितना ज्यादा आप एक्सट्रीम पॉइंट पे रहोगे उतना टेंशन कम है, जैसे जैसे आप पाइवोटेड पॉइंट के पास आते जाओगे टेंशन आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो देख लो एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंशन कम होता है जैसे जैसे पाइवोटेड पॉइंट के पास आ रहे हो। पाइवोटेड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से आपने इसको बांध के रखा है, जहां से आपने इस रॉड को पकड़ के रखा है, जहां से पकड़ा है वहां पे मैक्सिमम टेंशन, नीचे की तरफ मिनिमम टेंशन, और चलता जाएगा ऊपर बढ़ते जाओगे तो। पर ये केस एप्लीकेबल तब है जब आपके पास में रॉड दी है, रॉड का मास होता है। ये चीज एप्लीकेबल कब रहेगी? जब आपके पास रॉड है, रॉड का मास होता है। अगर यहां पे बोलता है लाइट स्ट्रिंग, अगर वो आपको यहां पे बोलेगा लाइट स्ट्रिंग, तो ये काम मत कर देना, क्योंकि लाइट स्ट्रिंग जो होती है वो मासलेस है, और मासलेस के लिए टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहता है। तो अगर वो बोले लाइट स्ट्रिंग तो ये काम मत करना, लेकिन रॉड अगर बोलता है तो समझ जाओ कि पाइवोटेड पॉइंट के पास जाओगे तो थोड़ा बहुत आपका जो यहां पे वैल्यू है टेंशन का वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बात कर रहा हूं, जस्ट एक ट्रायल की बात कर रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा। कंडीशन चेंज कर देंगे तो कुछ और बात भी हो सकती है यहां पे फिर, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, सारी बातें कंडीशन पे डिफाइन हो रही है यहां पे, ठीक है? क्लियर रहेगी बातें? T1 विल बी ग्रेटर देन T2। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लिए सारी बातें, ये जब मैंने दूसरे पार्ट सॉल्व किया था वो सब भी नोट कर लिया ना। चलिए जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोलता है? A simple pendulum having a bob of mass m is suspended from the ceiling of a car used in a stunt film shooting. The car moves up along an inclined cliff and at a speed of v and makes a jump to leave the cliff and lands at some distance. Okay, so let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in air is. तो जब कार एयर में है तो टेंशन कितना होगा ये आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या कर सकते हो आप लोग। सोचा कुछ? अरे क्या करोगे? सबसे पहले तो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, क्लिफ बनाते हैं। तो इस क्लिफ पे ये अपनी गाड़ी एकदम मस्त स्टंट वाली गाड़ी जा रही है, ठीक है? ये स्टंट वाली गाड़ी गई, v स्पीड से जा रही थी, और ये जाती 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 ये गई हवा में, ठीक है? तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट था क्लिफ का, उससे उसने मैक्सिमम डिस्टेंस r कवर किया है। जो क्लिफ का टॉप पॉइंट था वहां से उसने r डिस्टेंस मैक्सिमम कवर किया। जब ये कार यहां पे थी, तो बना लो, जब ये कार यहां पे थी, तो इसके अंदर एक पेंडुलम था, ठीक है? जब ये कार यहां थी तो इसके अंदर एक पेंडुलम था। पेंडुलम को जरा जूम करके बनाओ तो एक चीज दिखेगी ऐसी, ये रहा हमारा वो पेंडुलम जो गाड़ी से लटका हुआ था। इसका मास है m।
पेंडुलम पे लग रहा है टेंशन T, पेंडुलम पे लग रहा है mg नीचे की तरफ, और अभी गाड़ी हवा में है, अभी गाड़ी हवा में है। और जब ये गाड़ी हवा में होती है तो एक ही टाइप का एक्सेलरेशन हम पे लगता है, वो होता है g, so it will go like this, a equals to g। जब आप लोग हवा में होते हो तो एक ही टाइप का एक्सेलरेशन लगता है आप लोगों के ऊपर, विच इज g, तो वो पेंडुलम के ऊपर भी g नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटी पेंडुलम का अलग है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो हवा में भी है गाड़ी के साथ, तो गाड़ी के ऊपर g लग रहा है, तो पेंडुलम जो अंदर है उसके ऊपर भी g लगेगा। या तो ऐसे बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए कि गाड़ी हवा में है, गाड़ी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ a, तो पेंडुलम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, पेंडुलम के ऊपर सूडो फोर्स लगा दीजिए ऊपर की तरफ, ऐसा भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें सही है। या तो बोलो पेंडुलम जो है वो गाड़ी में है, तो पेंडुलम पे भी वही एक्सेलरेशन लगेगा जो गाड़ी पे लग रहा है, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो। अगर आप गाड़ी के अंदर हो तो आप क्या बोलोगे कि पेंडुलम जो है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो पेंडुलम के ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने ग्राउंड फ्रेम से बोला भाई पेंडुलम पे mg नीचे लगता है, टेंशन T ऊपर लगता है, और गाड़ी के साथ साथ पेंडुलम पे भी एक एक्सेलरेशन आ रहा है g के बराबर, क्योंकि जब कभी भी कोई पार्टिकल हवा में होता है ऑल टाइम उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लगता है g, विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे भी यही हुआ, पेंडुलम हवा में था तो उसके ऊपर g लग गया। अब अगर ऐसी बात है तो इक्वेशन लिखते हैं mg माइनस का t इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, यहां लिख देता हूं mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, सो t विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ma। और क्वेश्चन में बोला गया है जब आप हवा में होते तो a g के बराबर होता है, तो यहां पे टेंशन बनेगा mg माइनस mg विच इज 0। यानी कि जब आप हवा में थे तो वेटलेसनेस की कंडीशन थी, वेटलेसनेस के केस में यहां पे इस पेंडुलम के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं लगेगा, बिकॉज वो खुद हवा में है, तो mg का कोई इफेक्ट नहीं है यहां पे, mg का कोई इफेक्ट नहीं है यहां पे, ठीक है। तो जब आप गाड़ी हवा में होती है तो ये हवा में होगा, उस केस में टेंशन विल बी 0, बिकॉज इसके ऊपर एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है ना, तो वह g से g कैंसल आउट कर देता है। समझ गए ना बात को। तो यहां पे टेंशन कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो ये कंडीशन क्या आ गई, वेटलेसनेस की कंडीशन आ गई, यहां पे हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। तो जब जब गाड़ी हवा में है, जब जब इंसान हवा में है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो भाई क्या बोलोगे, जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं, एक ऐसी लिफ्ट के अंदर खड़े हैं जो नीचे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g, तो हम ग्राउंड के साथ अटैच नहीं होते, हम हवा में होते हैं। हवा में होने के लिए हम उसको बोलते हैं वेटलेसनेस, जहां पे हमारा कोई वेट फील नहीं होता है। और अगर यहां पे इसको कोई वेट फील नहीं होगा, यहां पे इसको कोई वेट फील नहीं होगा, तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, तो टेंशन 0 हो जाएगा उसके। सो टेंशन विल बी 0 जब वो हवा में थी। तो जब वो हवा में है तो उस टाइम पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, पक्का, बढ़े आगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, लेट थीटा डिनोट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ द मास ऑफ द बॉब इज m, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा। कब टेंशन mg cos थीटा के बराबर होगा, हमेशा, कभी भी नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे या फिर मीन पोजीशन पे। सोचो जरा, सोच लिया, क्या करोगे। पहली बात तो यहां पे एक सिंपल पेंडुलम बना लीजिए। तो ये हमारा पेंडुलम होता है ऐसा, ये इसका बॉब जिसका मास है m, मान लीजिए वो यहां पे आया मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। तो ये बॉब, इस पे लगता है mg नीचे की तरफ, टेंशन t लगता है यहां पे ऐसे। अब ये थीटा है, जरा इस लाइन को एक्सटेंड करो, टेंशन वाली लाइन को एक्सटेंड कर लो आगे की तरफ। इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल आल्सो थीटा, क्या बोलते हैं इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पक्का यही बोलते हैं ना, देख लेना एक बार। सो mg का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, विच इज योर mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो क्या हुआ भाई, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर आर्क फॉलो कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं अगर इसी के फ्रेम की बात करें। यानी कि अगर मैं पेंडुलम पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा व्हिच इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसको कि बोलते हैं mv² बाय r।
विच इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो टेंशन जो होगा बेसिकली वो आपके किस किस के बराबर होगा? टेंशन बराबर होगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। वेलोसिटी कहां मिलती है इसको? ऑलवेज टेंजेंशियल। वेलोसिटी कहां होती है? ऑलवेज टेंजेंशियल। ठीक है, तो बोला गया भाई साहब कि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, इफ v इक्वल्स टू जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या ये पेंडुलम और आगे जाएगा क्या? अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए यहां पे तो क्या ये बॉब, और बॉब बोलते हैं इसको, बॉब है ना, बॉब द बिल्डर वाला नहीं है, ये दूसरा वाला बॉब है। तो अगर इस बॉब को यहां पे जीरो वेलोसिटी मिल जाए तो क्या ये बॉब आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो यहां पे जाने के बाद फिर क्या होगा? ये mg cos थीटा का एक कंपोनेंट है इधर की तरफ जो इसको रोक रहा था और इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इस mg का एक कंपोनेंट इधर भी लग रहा था जिसको mg sin थीटा बोलते हैं। ये mg sin थीटा इस बॉब को वापस बुला लेगा। बॉब आगे जा रहा था लेकिन आगे जाते टाइम पे उसके ऊपर एक mg sin थीटा लग रहा था जिसकी वजह से एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, अब ये बॉब आगे नहीं जाएगा, वो वापस पीछे आ जाएगा। ऐसे जो पॉइंट होते हैं जहां पे बॉब वापस आ जाए, इन पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, ऐसी जगहें जहां पे ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये बॉब वापस आएगा, वापस आके वो इधर जाएगा, इधर भी उसकी एक जगह पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि mg का एक कंपोनेंट इसके ऊपर लग रहा था ऐसे। इसका भी यही कहानी बनेगी, यहां पे mg cos थीटा, ये mg था तो एक कंपोनेंट यहां mg sin थीटा जाएगा। तो हर जगह इसके ऊपर यही कहानी चल रही है। इधर जाएगा तो mg sin थीटा पीछे लगेगा, इधर जाएगा तो mg sin थीटा पीछे लगेगा, जिसकी वजह से एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, EP। जब वो वापस आता है तो बीच में कहीं पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। जब वो आता है वापस तो बीच में मैक्सिमम स्पीड होती है। तुमने झूला झूला है क्या, वो वाला जिसपे बैठ के पीछे से कोई धक्का मारता है फिर वो आगे जाता है, स्विंग जिसे बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, जब तुम ऊपर जाते हो तो यहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर तुम वापस आते हो, यहां बीच में स्पीड हमारी मैक्सिमम होती है, फिर हम आगे जाते हैं, यहां से वापस आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये वाला झूला झूला है तुम लोगों ने, बीच में स्पीड हमारी मैक्सिमम होती है। ऐसी जगहों को बोलते हैं मीन पोजीशन। ऐसी जगहों को बोलेंगे मीन पोजीशन। जब आपको ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी कि एक चैप्टर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे ये ऑसिलेशन वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वहां पे बताएंगे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती है। अभी बस इतना याद रखिए कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो होती है। ये किसी पॉइंट में मैंने इक्वेशन बनाई थी, जनरल इक्वेशन बनाई थी। इस जनरल इक्वेशन में अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो टेंशन मिलता है mg cos थीटा। ये जो मैंने एक जनरल इक्वेशन बनाई थी, इसमें अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो टेंशन मिलता है mg cos थीटा। तो ये जो बोला है क्वेश्चन में कि थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा था वर्टिकल प्लेन में, इफ द मास ऑफ द बॉब इज m, इसका मास m है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा। सो स्ट्रिंग के अंदर का जो टेंशन है वो mg cos थीटा के बराबर कब होगा? ये mg cos थीटा के बराबर तब होता है जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और ये वेलोसिटी कहां जीरो होगी? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो बोलना एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन आपका mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या बोलोगे? एक्सट्रीम पोजीशंस पे टेंशन आपका mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और किसी भी पेंडुलम के लिए ये एक जनरल इक्वेशन है। किसी भी पेंडुलम के लिए ये एक जनरल इक्वेशन है। अब आप मीन पोजीशन पे भी फाइंड कर सकते हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन mg cos थीटा के बराबर होगा क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो क्या बोला? टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा एट द एक्सट्रीम पोजीशंस ओनली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सो वेल। दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव 1। समझ आई होगी सारी बातें। फिर भी कभी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तुम्हें लगता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस हमने यहां पे अपलोड करते जा रहे हैं स्लोली।
एंड वीडियो दोबारा देखने के लिए आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो वीडियो दोबारा जरूर देखिए, उसके लिए आप वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट पे आने का फायदा यह है कि यहां पे आपको सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। नॉट ओनली दिस पार्ट बट सारी हर टाइप की वीडियोस, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तुम्हें लगता है कि यार मुझे एचसी वर्मा में डाउट है तो उसके लिए भी आ जाओ। तुम्हें लगता है कि मुझे मैथ्स में किसी चीज में दिक्कत है तो मैथ्स के लिए भी तुम यहां पे आ सकते हो। मतलब हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं यहां पे। तो डेफिनेटली किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट अगर तुम्हें आता है तो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, क्योंकि यहां पे सारी वीडियोस आपको अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगी विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स। ओके, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम बचाएगा भी। सही उस टाइप का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में। अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब पे तुम कंटिन्यू कर रहे हो, वेल गुड। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, एंड उन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, राइट। एंड इस सेशन को शेयर कर दो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट उनको भी वो बेनिफिट्स मिल सकें जो आप लोगों को मिल रहे हैं। और एक और बात यह है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिजिक्स का फील आ रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। सो बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन ये 3 काम फटाफट से हो जाने चाहिए और बाकी की बातें हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।